सो इन द लास्ट क्लास हमने कुछ राशियों के बारे में पढ़ा और राशियां कंप्लीट करी हमने। और दो प्लैनेट्स को हमने समझने की कोशिश करी। तो सन और मून, जो दो मेन लुमिनरीज हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। और अब इसके आगे चलते हुए नेक्स्ट इन लाइन इज मार्स। अब मार्स जो है वो बेसिकली ऊर्जा का कारक है। मार्स को अगर आप प्लानिटरी कैबिनेट में कोई नाम दें या जगह दें तो मार्स जो है उसको एक आर्मी कमांडर बोला गया, जो कि बेसिकली प्रोटेक्टर है। बट क्योंकि अब वो आर्मी कमांडर है, उसका नेचर वायलेंट है या उग्र स्वभाव का है। मार्स एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी भी तरह की एनर्जी की बात करें, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें, वो सब चीज का कारक जो है मार्स है। एस्ट्रोलॉजी में भूमि को भी रिप्रेजेंट करता है मार्स। जैसे अगर आप जमीन की बात करें या जमीन से जुड़े फायदे नुकसान की बात करें, उनका कारक भी मार्स है। अगर आप बात करें कि कॉन्फ्लिक्ट्स की या झगड़ों की, उसका कारक भी मार्स है। अगर आप साहस की बात करें या करेज की बात करें तो उसका कारक मार्स है। अगर आप दुस्साहस की बात करें तो उसका कारक भी मार्स है। तो मंगल जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने सुना भी होगा कि मांगलिक बोलते हैं बहुत सारे लोगों को। और वो मांगलिक बेसिकली कैसे वो टर्म पॉपुलर हुई है कि मंगल कुछ घरों में उतना अच्छा नहीं माना जाता। और जब विवाह के लिए कुंडलियां मैच की जाती हैं तो खासकर एक प्रोमिनेंस है इस बात को कंसिडरेशन में लिया जाता है कि 1 4 8 एंड 12 इन हाउसेज में अगर किसी के मार्स है तो उनको मांगलिक बोला जाता है। अब बेसिकली उससे थोड़े से मिसकंसेप्शंस भी जुड़े हुए हैं, उससे थोड़ा सा ये है कि डॉगमास भी जुड़े हैं सोसाइटी के। बट देन ऐसा नहीं है कि मार्स अगर कोई आदमी मांगलिक है तो उसका स्पाउस मरेगा ही। बट देन इट इज जस्ट दैट अब कोई भी बात है, अगर कोई बात फैली है या किसी बात का कुछ बड़ा वो बना है तो कोई ना कोई उसमें बात होगी। बात यह है कि अगर मार्स जहाँ भी है, अब क्योंकि हाई एनर्जी को दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है, वो जिन घरों में है उन घरों से जुड़ के आपको कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। मार्स जिस भी घर में है, या तो उस सिग्निफिकेशन से या उस घर के लिए आप बाकियों से लड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सेवेंथ हाउस में मार्स है किसी के, तो अब सेवेंथ हाउस क्योंकि पार्टनर का है, तो या तो पार्टनर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर पार्टनर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। सो वो मार्स का जो कारक तत्व है, उसकी वजह से या उसका जो नेचर है, उसके अंदर जो इम्बाइब्ड नेचर है, वो कॉन्फ्लिक्ट उस एरिया ऑफ लाइफ में देगा ही देगा। बट देन अगर आप मार्स के रूप देखने की कोशिश करें तो एक पॉजिटिव मार्स का रूप है और एक नेगेटिव मार्स का रूप है। तो अगर कोई किसी को बचाने आता है या किसी को कोई प्रोटेक्शन देने आता है तो आपको शायद कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होता है, अगर कोई करेज अपनी सही चीजों में दिखाता है, तो आप बोल सकते हैं कि उसका मार्स ठीक है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट देन अगर आप बोलें कि कोई किसी को दबाने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए, जिसको आप दुस्साहस भी बोल सकते हैं, अगर वहां आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी एनर्जी दिखती है तो आप बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव मार्स का रूप है। तो अगर आप पुलिस की बात करें तो वो मार्स का स्वरूप है। अगर आप इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें तो मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग। जो लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो लोग जो फर्स्ट एड के टाइम पे पहुंचते, चाहे एम्बुलेंस भी आप बोले तो वो मार्स का ही एक रूप है। फायर ब्रिगेड आप बोले तो वो मार्स का एक रूप है। और अगर हम ये बात करें कि कोई अगर डॉन है और अगर कोई किसी इलाके का बाहुबली है तो वो भी मार्स का एक रूप है, बट देन वो नेगेटिव मार्स का रूप है। सो मार्स को अगर हम एज अ प्लैनेट समझने की कोशिश करें और उसको प्रेडिक्शंस में कैसे यूज करते हैं, अगर हम ये समझने की कोशिश करें थोड़ा। सो बेसिकली मार्स जो है वो एक फायरी प्लैनेट है, क्षत्रिय प्लैनेट है, तामसिक है नेचर में। सो जब हम प्लैनेट्स को देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट तामसिक है, कौन सा प्लैनेट सात्विक है, कौन सा प्लैनेट राजसिक है, तो हम हमें उससे उनके उसके नेचर के बारे में पता लगता है। तो मार्स में बेसिकली एक नेगेटिव एनर्जी है, एक तामसिक एनर्जी है। आप अगर ये बात करें कि अगर आप बिल्ड की बात करें मार्स से रिलेटेड, तो मार्स जो है वो इट इज
इट इज वेल बिल्ट, स्ट्रॉन्ग बिल्ट है मार्स का, यूथफुल है, यंग या अपीयरेंस में यूथफुल हो सकता है, इम्पल्सिव हो सकता है, स्लिम बॉडी है, शॉर्ट हेयर है, फियर्स आईज हैं, रूडी कम्प्लेक्शन है, लेकिन जेनरस है। और आप बोलें कि वो हेल्प करना चाहता है या हेल्प करने का इंटेंट है। सो आप बोल सकते हैं कि नेचर में जेनरस है, जो हेल्पफुल नेचर है। बट देन, क्योंकि अब किसी का हेल्पफुल नेचर हो, लेकिन अगर वो खुद से अग्रेसिव है बाय नेचर, तो वो हेल्प करने भी आएगा, तो उसका अपना एक तरीका है हेल्प करने का। और आपको पसंद आए या ना आए, वो एक अलग बात हो सकती है, बट उतना उतना सॉफ्ट नहीं है इन द वे इट एक्ट्स। अगर हम डायरेक्शन की बात करें मार्स की, तो साउथ है, या साउथ डायरेक्शन को लिया जाता है। अगर आप घर में देखें मार्स को, तो आप किचन में मार्स की प्रेजेंस है, तो बेसिकली जहाँ अग्नि है, जहाँ खाना पकता है, वहाँ वहाँ मार्स की प्रेजेंस है, तो बेसिकली अग्नि को भी रिप्रेजेंट करता है। या बर्ंट, आप बोलें कि बर्ंट वूंड्स हैं, अगर किसी को, अगर कोई जला है, तो वो मार्स का नेगेटिव होने का एक रूप है, कि नेगेटिव मार्स की वजह से आप ये बोल सकते हैं कि कोई जल सकता है। और मार्स, अगर कोई आदमी जला है, अगर आप उसका चार्ट उठा के देखेंगे, तो मार्स उसके कुंडली में अफ्लिक्टेड होगा ही होगा। सो अगर हम और उसकी कारक तत्वों की बात करें, तो मैस्कुलिन है, मेलेफिक प्लैनेट है एक। अगर जब हम बोलते हैं कि मेलेफिक प्लैनेट है, और जो हमने पहले बात करी चंद्रमा की, वो एक बेनिफिक प्लैनेट है बाय नेचर। हालांकि उसके अंदर थोड़ा पक्ष बल देखा जाता है चंद्रमा में, कि थोड़ा सा कंडीशन आ जाती है कि वो कितना बेनिफिक है और कितना नहीं, कि उसके पास पक्ष बल है कि नहीं, बट और थोड़ा सेंसिटिव है बाय नेचर। सूर्य जो है वो माइल्ड मेलेफिक, हमने बोला उसको मेलेफिक ही काउंट किया जाता है, बट देन इट इज अ लिटिल माइल्ड मेलेफिक। और फिर पाप ग्रहों में जो एक टर्मिनोलॉजी चलती है, कि जिसको पाप ग्रह बोला जाता है, जैसे शनि और मंगल जो है, उनको पाप ग्रह बोला जाता है। तो या आप मेलेफिक बोल सकते हैं कि मेलेफिक है बाय नेचर। सो बेनिफिक मेलेफिक होना एक प्लैनेट का आपको चार्ट में प्रिडिक्शन में बहुत हेल्प करता है। जहां पे भी एक मेलेफिक प्लैनेट होता है, उस एरिया ऑफ लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा बहुत स्ट्रेस आएगा ही आएगा। अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट लगन में है किसी के, तो आप ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल लाइफ भी, क्योंकि हम जैसे लगन से प्रेडिक्ट करते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि लाइफ जो है वो थोड़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है। अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट है लगन में, तो कोई ना कोई बॉडीली डिस्कम्फर्ट भी होता है ऐसे आदमी को। जितना भी अच्छा दिखे, लेकिन कोई ना कोई बॉडीली डिस्कम्फर्ट भी दे सकता है बीइंग अ मेलेफिक प्लैनेट। अब चाहे वो शनि हो, चाहे वो मार्स हो, या मंगल हो, तो ये दोनों ही जो है वो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। अगर हम वैसे बात करें कि उपाय के तौर पे किस तरह के, कहाँ भेजा जा सकता है इस आदमी को, या अगर हम प्लेसेस की बात करें, तो आप हनुमान मंदिर भेज सकते हैं। ऑफ कोर्स ये हम सबने सुना है कि हनुमान मंदिर आप जा सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, या गणेश टेम्पल भी जा सकते हैं पूजा करने के लिए। बाकी जगहों में कौन सी जगहें हैं जो मार्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो बैटल फील्ड्स जो हैं वो मार्स को रिप्रेजेंट करती है। माइंस की अगर आप बात करें, तो वो मार्स को रिप्रेजेंट करेगी। और अंडरवर्ल्ड जो है वो मार्स को रिप्रेजेंट करेगी या करता है। स्पोर्ट्स, किसी भी तरह का फिजिकल स्पोर्ट आप खेलते हैं, उस मार्स उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको हाई एनर्जी चाहिए। मार्स को एक जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, या आप बोलें कि कौन से घर में स्ट्रांग होता है मार्स, तो 10th हाउस में स्ट्रांग होता है। काल पुरुष में अगर आप देखें, तो कैप्रिकॉन राशि 10th हाउस में आती है, और कैप्रिकॉन राशि में मार्स आके एग्जॉल्ट होता है, क्योंकि एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। और वर्क प्लेस में आपको ना इमोशंस की जरूरत है, ना आपको फीलिंग्स की जरूरत है, आपको एक्शंस की जरूरत है, आपको परफॉर्मेंस की जरूरत है। आप वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में आप अपनी परफॉर्मेंस से पहचाने जाते हैं। और मार्स जो है वो उसी को रूल करता है, या उसी को रिप्रेजेंट करता है। हमने देख लिया ऑलरेडी कि एरीज और स्कॉर्पियो को रूल करता है मार्स। कैंसर साइन में डेबिलिटेट होता है, जो कि इमोशंस का साइन है, क्योंकि मार्स के पास इमोशंस है नहीं। मार्स आप बोल सकते हैं कि एक अधर्मी प्लैनेट आप बोल सकते हैं, कि उसको इमोशन से लेना देना है नहीं। जुपिटर जो है वो एग्जॉल्ट होता है कैंसर साइन में। और इमोशंस
पसंद है जुपिटर को, क्योंकि वो भलाई का प्लैनेट है, अच्छा बुरा सोच के चलने वाली बात है। मार्स को सिर्फ और सिर्फ एम अचीव करना है, या एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई किसी फीलिंग को कैसे कोई हर्ट कर सकता है, बट देन उसको सिर्फ अपना एक गोल अचीव करना है। और आप इसलिए भी बोल सकते हैं कि उसको एक अधर्मी प्लैनेट बोला जाता है। जैसे अगर आप ये बात समझें कि अगर कोई वॉरियर है जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, और अगर बॉर्डर पे लड़ते हुए अगर वो ये गोली चलाते हुए अगर वो ये सोचेगा कि मैं जिसको मार रहा हूँ उसके बच्चे कैसे जिएंगे या कैसे पलेंगे, उसकी फैमिली का क्या होगा, तो वो शायद गोली चला नहीं पाएगा। तो अब वो उस तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ, और वो इमोशंस की जगह नहीं है उस जगह पे, क्योंकि अगर वो इमोशनल हुआ तो वो ऑब्वियसली वो जिस देश को प्रोटेक्ट कर रहा है या वो जिस भी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहा है उसको प्रोटेक्ट वो कर नहीं पाएगा। सब प्लैनेट्स अपने से सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, बट कुछ प्लैनेट्स को या दृष्टि करते हैं, हर सब प्लैनेट अपने से सातवें घर को। लेकिन कुछ प्लैनेट्स को पराशर ऋषि ने एक्स्ट्रा दृष्टि दी है या स्पेशल एस्पेक्ट्स दिए हैं। तो मार्स जो है वो अपने से फोर्थ और एट्थ को भी दृष्ट करता है। तो जहां मार्स बैठा होता है उसका प्रभाव उससे फोर्थ हाउस में, जैसे अगर फर्स्ट हाउस में मार्स है तो वो फोर्थ को भी दृष्ट करेगा और एट्थ हाउस को भी दृष्ट करेगा। तो मतलब इन दोनों हाउसेस पे अपना इन्फ्लुएंस डालता है। अब उसको कैसे हम पढ़ते हैं चार्ट में, या उसको हम कैसे प्रेडिक्शन में यूज करते हैं, वो तो हम आगे चल के सीखेंगे। बट देन फॉर नाउ आप ये नोट कर सकते हैं कि मार्स के पास दो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं अदर देन द सेवेंथ एस्पेक्ट। तो हर प्लैनेट जिस घर में बैठा होता है उससे सामने वाले घर को या उससे सातवें घर को दृष्टि करता है। और मार्स जो है वो दो एक्स्ट्रा घरों को दृष्टि करता है, एक फोर्थ हाउस को और एक एट्थ हाउस को। स्टोन की बात करें तो कोरल या रेड कोरल पहनाया जाता है मार्स के लिए जनरली। अगर मेटल की हम बात करें इससे जुड़ा हुआ, तो कॉपर जो मेटल है वो मार्स से जुड़ा हुआ देखते हैं। अगर ग्रेन की बात करें तो तुअर की जो दाल है उसको मार्स से जोड़ के देखा जाता है। कलर की बात करें तो रेड है। बॉडी में बोन मैरो को रूल करता है या रिप्रेजेंट करता है। टेस्ट की बात करें तो बिटर है। अगर हम कोई कपड़ा लें और देखें कि मार्स किस तरह के कपड़े को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर कोई बर्न्ट क्लॉथ है, अगर थोड़ा जला हुआ कपड़ा है, तो उसको भी मार्स रिप्रेजेंट करता है। आपके रिलेशनशिप्स में यंगर ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, कि छोटा भाई जो है उसको मार्स रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली आप कितना सपोर्ट इकट्ठा कर सकते हैं, मार्स उससे पता लगता है कि आपका कितना अच्छा है। कि जैसे आपका कहीं झगड़ा हुआ तो आपने बोला कि अभी रुक मैं दिखाता हूँ, या मैं बुलाता हूँ किसी को, आपने फोन किया और कितनी कितने लोग हैं आपके सपोर्ट में, उससे आप ये बोल सकते हैं कि ये पता लगता है कि मार्स कितना स्ट्रांग है कि कितना नहीं। तो मतलब आपका बेसिकली सपोर्ट को दिखाता है। कालपुरुष में आप फोरहेड को रिप्रेजेंट करता है, बोन मैरो को रिप्रेजेंट करता है, ब्लड को भी दिखाता है, और प्रोस्ट्रेट को भी रिप्रेजेंट मार्स ही करता है। या आपके हैंड्स जो हैं जिनसे आप पुरुषार्थ करते हैं या जिनसे आप मेहनत करते हैं, उनका भी कारक है या उनका भी सिग्निफिकेटर है। एलिमेंट जो है वो फायर और मेटल का है। टेम्परामेंट में वायलेंट है। आप अगर विमशोत्तरी दशा पीरियड की बात करें तो 7 साल का विमशोत्तरी दशा पीरियड है। 120 साल की दशा स्कीम में मार्स की महादशा जो है वो करीब 7 साल के लिए आती है। 3 नक्षत्रों को रूल करता है मार्स, एक मृगशिरा, एक चित्रा और एक धनिष्ठा नक्षत्र। 3 नक्षत्रों को जैसे सारे प्लैनेट्स आपको पता है कि 3 नक्षत्रों को रूल करते हैं, तो इन 3 नक्षत्रों को मार्स रूल करता है। और अगर हम बात करें तो किन किन चीजों का कारक है, तो करेज का कारक है, फिजिकल स्ट्रेंथ का कारक है, यंगर सिबलिंग का कारक है ऑफ कोर्स, रिस्की वेंचर्स का कारक है, पुलिस का कारक है, आर्मी का कारक है, एडमिनिस्ट्रेटर का कारक है या एडमिनिस्ट्रेशन आप देखते हैं मार्स से, सर्जिकल ऑपरेशंस का कारक है। अगर आप पढ़ाई की बात करें तो जो टेक्निकल स्टडीज हैं या जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं उसका भी कारक कहीं ना कहीं मार्स है। जमीन का कारक है या धरती का या भूमि का कारक है
आप बोले कि आर्म डीलर्स जो है उनको भी आप मार्स से देखते हैं, फायर माइंस को आप मार्स से देखते हैं। और अगर आप बोलें कि जो चोट लगने का कारक या एक्सीडेंट्स का कारक भी मार्स ही है, तो या अचानक चोट लगना या अचानक कोई हादसा होना, तो उसका कारक भी मार्स ही है। तो एक्सीडेंट्स का कारक जो है वो भी मार्स ही है। अब इसीलिए फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, एट्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में ये थोड़ी सी क्या है कि क्रिटिकल एरियाज हैं। अगर फर्स्ट हाउस में मार्स है तो आप बोल सकते हैं कि गर्म दिमाग का हो सकता है आदमी, थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है नेचर में, कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है नेचर में, क्वारलसम हो सकता है आदमी अगर फर्स्ट हाउस में मार्स है तो। फोर्थ हाउस में किसी के मार्स है तो मांगलिक होता है, बोला जाता है आदमी को ऐसे। बट देन आप अगर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो फोर्थ हाउस जो है वो आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का है, या आपका मन भी है, या उसको सुख स्थान बोला जाता है, या अब या आप पीस या मेंटल पीस आप देख सकते हैं वहां से। और मार्स जैसा प्लेनेट है वहां पे तो डिस्ट्रेस रहेगा हमेशा, आपके होम एनवायरनमेंट में डिस्ट्रेस रह सकता है, या क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग है मार्स, क्वारलसम है, तो झगड़े हो सकते हैं आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में अगर फोर्थ हाउस में मार्स है। अगर अपनी राशि में है तो ठीक है। वैसे अगर आप पंडितों से भी की भी बात सुनेंगे तो वो मांगलिक भंग एक टर्म यूज करते हैं कि अगर मार्स अपनी राशि में है तो वो बोलते हैं कि मांगलिक भंग है। तो बट देन मांगलिक होना क्या होता है वो मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि वो क्यों इतना पॉपुलर हुआ है, क्योंकि मार्स से डरते हैं लोग कि अचानक एक्सीडेंट्स का या कुछ नुकसान होने का कारक है। एट्थ हाउस जो है वो आपकी लॉन्जिविटी का है। अब मार्स जैसा प्लैनेट वहां होना, जो एक अग्रेसिव प्लैनेट है या एक वायलेंट प्लैनेट है, आप की अचानक मृत्यु का कारण बन सकता है, या क्योंकि एट्थ हाउस से आप डेथ तो नहीं देखते किसी की, लेकिन एट्थ हाउस से आप ये जरूर देखते हैं कि कोई अगर मरेगा तो कैसे मर सकता है। और वहां पे मार्स जैसे प्लैनेट का होना या मार्स की दृष्टि होना अचानक या होने वाली मृत्यु को दिखाता है। और ट्वेल्थ हाउस जैसे व्यय का है, खर्चों का है, तो ट्वेल्थ हाउस में मार्स का होना, आदमी स्पेंड थ्रिफ्ट हो सकता है या ज्यादा खर्चा कर सकता है। ट्वेल्थ हाउस वैसे हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। और आप ये देखें कि इन चार केसेस में एक आदमी को मांगलिक बोला गया है। तो अब वो मांगलिक बोला जाना तो ठीक नहीं है। मेरा खुद का ओपिनियन है कि आप अगर बोले कि मांगलिक हो रहा है या मांगलिक को आप साइडलाइन करके देखें तो वो तो ठीक नहीं है अप्रोच। बट देन आपको एक अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि मांगलिक होना बेसिकली होता क्या है। अगर हम डिजीजेस की बात करें कि किस तरह की बीमारियां दे सकता है, तो इंजरीज या चोट लगने का कारक है, बर्न्स का कारक है। अगर आप जलते हैं तो वो मार्स उसका कारक बनता है। हेमरेज किसी को हो जाए तो वो आप बोल सकते हैं कि मार्स की दी एक प्रॉब्लम है। बोन मैरो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं कि मार्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। या ऑपरेशंस या कोई भी तरह की चोट लगना जो है, मार्स कारक है उसका। तो जब स्ट्रांग है तो आप बोले कि हाई एनर्जी आपको दिखेगी, इंडिपेंडेंट दिखेगा आदमी, स्ट्रांग विल दिखेगी आपको आदमी में, कॉन्फिडेंट आदमी होगा, करेज होगी उसके अंदर, लॉजिकल माइंड है, या लॉजिकल एबिलिटी है आप बोल सकते हैं कि और मैकेनिकल स्किल्स है उस आदमी के पास, साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड भी है, शार्प विट है, आदमी आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है या एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है ऐसा आदमी, और फिजिकल स्ट्रेंथ है उसके पास। मेंटल करेज का तो कारक है ही, बट देन फिजिकल स्ट्रेंथ का भी कारक है। और अगर अच्छा है तो आपको हैप्पीनेस फ्रॉम कोबॉन्स का भी कारक है, या आप बोलें कि भाइयों से सुख का कारक भी है मार्स। अगर वीक है तो आदमी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है नेचर में। अगर वीक है या अगर अफ्लिक्टेड है, वैसा बोले कि अगर अफ्लिक्टेड है तो आदमी जो है वो दुस्साहसी भी हो सकता है, अगर या गलत तरीके से अपनी पावर्स जो है वो दिखा सकता है, अग्रेसिव हो सकता है। आप बोले कि थोड़ा अनरूली हो सकता है, झगड़े का नेचर हो सकता है। और
आदमी जल सकता है, या उसको चोट लग सकती है इस तरह की कि जलने से कुछ नुकसान हो सकता है। इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, और अनहैप्पी मैरिड लाइफ भी आप बोल सकते हैं कि मार्स का एक रूप है। बाकी अदरवाइज वॉर्स का, एपिडेमिक्स का, उनका भी कारक बनता है अगर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी में देखें तो। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ये वॉर्स का कारक बनता है, तो अगर कोई दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मार्स का रोल है, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इन लाइन इज मरकरी। अब मरकरी जो प्लैनेट है, जी हर्षल जी। सर, ये जैसे आपने बोला कि मार्स का जो दृष्टि रहती है वो फोर्थ सेवेंथ में रहती है। तो हम्म। अभी आपने से बोला कि फोर्थ हाउस में रहेगा तो ऐसी चीजें रहेंगी, फैमिली में प्रॉब्लम और मांगलिक रहता है। तो दृष्टि होगी तो भी सेम चीज रहेगा, नहीं मांगलिक रहेगा। नहीं नहीं नहीं, वो दृष्टि को कैसे हम रीड करते हैं वो हम आगे प्रेडिक्शन में देखेंगे। अभी हम जब, ओके। मैंने आपको वो सिर्फ इसलिए बताया कि हम उसको यूज नहीं करते टर्म को, बट देन एक सोसाइटी में टर्म चलती है बहुत पॉपुलरली ना, मांगलिक होना किस। तो वो मांगलिक होना किसको बोलते हैं, मैं आपको वो बता रहा था, और वो हाँ। क्यों बना होगा मांगलिक होना। तो वो मांगलिक होना इसलिए बना होगा क्योंकि वो मार्स से डरते हैं लोग, या ज्योतिषी जो है वो डरते हैं मार्स से। बेसिकली मांगलिक का नहीं है, बट जैसे करेक्टर्स आपने बताया कि मार्स फोर्थ हाउस में होगा तो ये करेक्टर्स है, तो हाँ, अगर घर में दृष्टि होगी झगड़े का तो भी कारक बन सेम सकता है, चीज। डिस्ट्रेस दे सकता है आपको। मेंटल पीस है आपकी, इमोशनल बॉडी है फोर्थ हाउस, वहां मार्स जैसा अग्रेसिव मेलेफिक प्लैनेट है। तो आप स्ट्रेस में रह सकता है ऐसा आदमी। घर में डोमेस्टिक पीस में कमी हो सकती है, घर में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन जब हम ये बात बोलेंगे कि मार्स जब जहाँ दृष्टि कर रहा है, तो वो दृष्टि को कैसे लेना है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्या ओके दृष्टि ओके। को कैसे हम प्रेडिक्शन में यूज करते हैं वो, और हर स्पेशल एस्पेक्ट का एक मीनिंग है, या हर एस्पेक्ट का अपना एक मीनिंग है। तो एक प्लैनेट का प्रभाव तो है, फॉर श्योर। प्लैनेट तो इन्फ्लुएंस कर ही रहा है अगर किसी घर को देखता है तो। बट देन उसको और प्रेडिक्शन में कैसे यूज करते हैं वो हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक। थैंक यू। ओके। सो मरकरी। अब मरकरी जो है, आप अगर ये देखें तो इंटेलिजेंस का कारक है। हम एस्ट्रोलॉजी में मरकरी को लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल माइंड, आपकी कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग थिंग्स, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, या आपकी कैपेसिटी कितनी है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की, वो आप मरकरी से देखते हैं। या मरकरी उसका कारक है, आप ऐसे बोले। आपकी कम्युनिकेशन का भी कारक है, आपकी फ्रेंडशिप्स का भी कारक है, और इन्वायरमेंट का भी कारक है मरकरी। तो मरकरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बेसिकली एक अंडररेटेड प्लैनेट है आप कह सकते हैं, क्योंकि मरकरी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मरकरी आपकी बॉडी के अंदर नाड़ी तंत्र को गवर्न करता है। तो अगर आप को किसी को नर्व्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखे तो इसका मतलब मरकरी जो है वो अफ्लिक्टेड है कहीं ना कहीं चार्ट के अंदर। और बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है इन द सेंस कि बेनिफिक है बाय नेचर, बट देन सेंसिटिव है। अगर उसके ऊपर थोड़ी सी भी अफ्लिक्शन आए तो अफ्लिक्ट हो सकता है। और ऐसा बोला जाता है कि जिस तरह का प्रभाव है मरकरी पे, वो बेसिकली आपकी आपकी इंटेलिजेंस को क्योंकि दिखा रहा है, या आपकी सोचने, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को गवर्न कर रहा है। मरकरी जो है वो आपको सबकॉन्शियस माइंड को भी रूल करता है। तो अगर आपका किस तरफ जारी है आपकी थिंकिंग, तो आपका व्यक्तित्व जो है वो अच्छा या बुरा, वो थोड़ा इस बात से भी देखा जा सकता है कि मरकरी पे किस तरह का प्रभाव है। आप अगर डिलेड स्पीच देखेंगे बच्चों में, या स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो वो भी मरकरी का प्रभाव है। आप मरकरी को ये समझें कि इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि उसको प्रिंस बोला गया है प्लानिटरी कैबिनेट में, कि मरकरी जो है वो एक प्रिंस है, और ही इज नेक्स्ट इन लाइन कि वो उसको राजा बनना है। तो अब उसका सही होना बहुत जरूरी है, या उसके ऊपर किस तरह का प्रभाव है, ये चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक प्रिंस जो है जिसको आगे चल के राजा बनना है, तो उसका सब ध्यान रखें, और उसकी उसकी सब केयर करें कि उसके ऊपर कोई खराब प्रभाव ना पड़े। और सब इन्फ्लुएंस करना भी चाहते हैं उसको, क्योंकि आगे जाके उसको राजा बनना है, तो सबका इंटरेस्ट है इस बात में कि मरकरी को इन्फ्लुएंस करे।
सो इसलिए आप समझे कि जब मैंने ये बात बोली कि वो एक अंडररेटेड प्लैनेट है, तो वो वाकई में अंडररेटेड प्लैनेट है। वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है कि अगर किसी का मरकरी ठीक नहीं है तो आप समझे, अगर किसी की इंटेलिजेंस ही पुअर है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी लाइफ से, कि वो क्या अच्छा करेगा या क्या अच्छा अचीव करेगा अपनी लाइफ में। अगर किसी को स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगी उसके साथ। मरकरी आपके नाड़ी तंत्र को गवर्न कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। आपका नर्वस सिस्टम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपकी बॉडी का, और इसलिए भी मरकरी का ठीक होना बहुत जरूरी है। आप ये देखें कि अगर मरकरी खराब होता है तो आदमी को अक्यूट डिप्रेशन दे सकता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स दे सकता है। बहुत सारे लोग मरकरी की दशा में परेशान होते हैं। इनफैक्ट ज्योतिष पढ़ना शुरू करते हैं बहुत सारे लोग, मरकरी की दशा होती है तो एक काफी अंडररेटेड प्लैनेट है, बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। अगर हम इस मरकरी को समझने की कोशिश करें तो राजसिक है नेचर में। जैसे हमने बोला कि मार्स तामसिक है, सूर्य और चंद्रमा जो है वो सात्विक प्लैनेट्स हैं। म- मरकरी जो है वो एक राजसिक प्लैनेट है, अर्दी है, और वैश्य क्वालिटीज है। तो मार्स क्षत्रिय है, सूर्य क्षत्रिय प्लैनेट है, चंद्रमा वैश्य प्लैनेट है, और उसी तरह मरकरी भी जो है वो एक वैश्य प्लैनेट है। तो मरकरी बेसिकली बिजनेस को भी गवर्न करता है आपके, और मोस्टली लेन देन से मतलब है। सो इट इज ऑलवेज टू चेक कि मेरा क्या प्रॉफिट है इसमें। तो क्षत्रिय क्वालिटीज नहीं है, ब्राह्मण क्वालिटीज नहीं है, वैश्य क्वालिटीज हैं। सो ये आपको थोड़ा थोड़ा ये जो कारक तत्व हैं या उनकी जो क्वालिटीज है सारे प्लैनेट्स की, ये आप अगर याद रखेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, आपको प्रेडिक्शन करने में इससे काफी हेल्प मिलेगी। सो मरकरी जो है उसकी बहुत अच्छी अपेरेंस है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और मरकरी लगन में अगर किसी को होगा तो आपको मोस्टली मोस्टली आदमी अपनी उम्र से कम लगेगा, या ही बी ही वुड लुक यंगर देन हिज एज। और विटी है, आप बोल सकते हैं। अगर हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स या फिजिकल अपेरेंस की बात करें तो स्लिम बॉडी है, यूथफुल है, लार्ज रेडिश आईज या बिग रेडिश आईज आप बोल सकते हैं, हेल्दी स्किन है, प्रोमिनेंट वेन्स आपको दिख सकती हैं इनकी बॉडी में। और मरकरी के अंदर तीनों तरह के दोष है, जैसे कफ, पित्त और वात। अगर जो आयुर्वेदिक हम दोष की बात करें तो वो तीनों तरह के दोष हैं। विटी है, ह्यूमरस है। तो अगर आप ये देखें कि किसी का अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ मरकरी। या अगर किसी में कैपेबिलिटी है आर्ग्यूमेंट्स हैंडल करने की, या कोई विटी है तो, या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देता है कोई, तो आप बोल सकते हैं कि मरकरी जो है उस आदमी का ठीक काम कर रहा है। बेसिकली आपकी पढ़ाई का भी कारक है। आप जो प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं उसके लिए मरकरी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी वोकेशनल एजुकेशन आप जो भी लेते हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आप डिग्रीज लेते हैं, तो उन सब का कारक मरकरी है। आपके डॉक्यूमेंटेशन का कारक मरकरी है। डायरेक्शन की बात करें तो मरकरी की डायरेक्शन नॉर्थ है। अगर आप ये बोलें कि कहाँ उपाय के तौर पे आप विष्णु टेम्पल भेज सकते हैं किसी को, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम एक बहुत अच्छा उपाय है मरकरी का। ऑल्दो थोड़ा डिफिकल्ट है करना, सबके लिए उतना आसान नहीं है। बट देन विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण कवच करने को बोलते हैं, या आप सीधा विष्णु टेम्पल भी भेज सकते हैं किसी को, या नारायण के टेम्पल भेज सकते हैं। और अगर बाकी प्लेसेस की बात करें मरकरी से जुड़ी हुई, तो जितनी लर्निंग रिलेटेड प्लेसेस हैं या जो पढ़ने लिखने की जगहें हैं, आप उनसे रिलेट कर सकते हैं मरकरी को। लाइब्रेरीज को आप मरकरी से रिलेट कर सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस को आप मरकरी से रिलेट कर सकते हैं। या फिर जो एंजॉयमेंट की जगहें या जो अम्यूजमेंट की जगहें हैं, वो भी आप मरकरी से जोड़ के देख सकते हैं। फर्स्ट हाउस में स्ट्रांग होता है मरकरी, या आप बोल सकते हैं दिग्बल जो है मरकरी को फर्स्ट हाउस में मिलता है।
दो राशि हमने देखा कि रूल करता है, एक जेमिनाई साइन को रूल करता है और वर्गो साइन को रूल करता है। वर्गो मरकरी का मूल त्रिकोण साइन भी है, और वर्गो या कन्या मरकरी का एग्जॉल्टेशन साइन भी है, कि जहां आके मरकरी जो है वो एग्जॉल्टेड या बेस्ट फील करता है। सैटर्न और वीनस फ्रेंड्स है मरकरी के। मरकरी का सिर्फ एक एनिमी है, और वो है मून। और मरकरी का कोई भी एनिमी नहीं है। लेकिन अब आप, जब हम फ्रेंडशिप और एनिमिटी को अभी देखेंगे आगे जाके, तो आपको ये बात याद रखनी है कि मरकरी तो मून का फ्रेंड है, तो मरकरी नुकसान नहीं पहुंचाता है मून को जनरली। लेकिन मून जो है वो मरकरी को नुकसान पहुंचाता है। तो आप इस बात को ऐसे भी समझें कि जो लॉजिकल थिंकिंग का प्लैनेट है, या जो लॉजिक को लेके चलता है, वो आपका कोई भी डिसीजन जो है वो अफेक्ट अगर इमोशन से होगा, जैसे मून को हम इमोशन समझें, तो मून से अगर कोई, या इमोशन से आपका कोई भी डिसीजन जो है अगर वो अफेक्टेड होगा, तो मोस्ट लाइकली आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो प्रैक्टिकल डिसीजंस में इमोशंस का आना तो ठीक नहीं है। और आप चार्ट में भी अगर किसी के देखेंगे जहां मून और मरकरी दोनों साथ में है, तो आप ये देखेंगे कि मरकरी वहां पे आपको मोस्टली अफ्लिक्टेड मिलेगा। ऐसे लोगों को, उनको नर्व्स रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स दिखेगी इन ऐसे लोगों में जो जिनका मरकरी के साथ मून कंजंक्ट है। तो मून नुकसान पहुंचाता है मरकरी को, और ये एक थोड़ी सी बारीक बात है जो बहुत सारे ज्योतिष भी मिस करते हैं, कि मरकरी मून को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, मून मरकरी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आपको ये बात अपनी प्रिडिक्शंस में ध्यान रखनी है, जब भी आप इस रूल को लगाएं कि फ्रेंडशिप और एनिमिटी के कोई दो प्लैनेट का आपस में क्या रिलेशन है। सैटर्न, जुपिटर, मार्स न्यूट्रल है टू मरकरी। मरकरी के पास एक ही दृष्टि है, सेवेंथ, जो बाकी सारे प्लैनेट्स के पास है। वार में वेडनेसडे को रूल करता है, मार्स ट्यूसडे को रूल करता है, मून मंडे को रूल करता है, सन संडे को रूल करता है, ये हमको पता है, आई एम श्योर। स्टोन्स में मरकरी जो है वो एमरल्ड स्टोन जो है वो मरकरी से रिलेट करके आप देख सकते हैं, या वो पहनाया जाता है लोगों को, या जिसको पन्ना बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का जो स्टोन है वो मरकरी का स्टोन है। आप अगर मेटल की बात करें तो लेड जो मेटल है वो आप मरकरी से जोड़ के देख सकते हैं। ग्रेन की बात करें तो जो ग्रीन ग्राम है, या आप मूंग का जो दाल है, हरा मूंग जिसको बोलते हैं, या जिसके स्प्राउट्स भी बनते हैं, तो वो हरे मूंग की दाल जो है वो आप दान करा भी सकते हैं। क्या आप उसको मरकरी से जोड़ के देख सकते हैं। अगर आप बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो स्किन जो है उसको मरकरी भी रूल करता है, या मरकरी स्किन को आप मरकरी से देख सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप्स में जाएं, तो एक तो आपके जो मटरनल अंकल या आंट, या मटरनल आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे मामा हो गए या बाकी जो आपके रिलेशंस हैं, उनको आप मरकरी से जोड़ के देख सकते हैं। काल पुरुष में आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी स्पीच को, स्किन को, और आप बोल सकते हैं टंग को भी कहीं ना कहीं मरकरी रूल करता है। एलिमेंट अर्दी है, मिक्सचर है तीनों का, धातु, मूलक और जीवा, इन तीनों का मिक्सचर भी है। टेम्परामेंट की बात करें तो मिक्स्ड है, और आप वैसे बोल सकते हैं कि थोड़ा वॉलेटाइल है। विंशोत्तरी दशा पीरियड जो है मरकरी का 120 साल की स्कीम में, वो 20 साल है, नहीं सॉरी 17 ईयर्स है। सो 17 साल की महादशा आती है मरकरी की। जो नक्षत्र आते हैं मरकरी के, या जिनको मरकरी रूल करता है, वो है अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। सो कंक्लूड करने के लिए अगर हम बोलें कि किन किन चीज़ों को रूल करता है मरकरी, तो सारी जितनी आप लर्निंग की ब्रांचेस हैं उन सबको मरकरी रूल करता है, आप बोल सकते हैं। हर तरह की लर्निंग को आप मरकरी से देख सकते हैं। ट्रेड्स को आप मरकरी से देख सकते हैं, या जो लेन देन, या जो आप जिसको ट्रेडिंग बोलते हैं, वो मरकरी का डोमेन है। फ्रेंड्स जो है वो मरकरी का डोमेन है। स्पीच जो है वो मरकरी का डोमेन है। और आप अगर डिजीजेस की बात करें तो स्किन डिजीजेस जो है वो मरकरी रूल हो सकती है। नर्वस ब्रेकडाउन अगर किसी का होता है तो वो आप मरकरी से जोड़ के देख सकते हैं। मेमोरी लॉस भी मरकरी रिलेटेड प्रॉब्लम है।
या स्पीच डिसऑर्डर दे सकता है, और मेंटल एब्रेशन आप बोल सकते हैं कि मरकरी दे सकता है क्या, या थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम्स भी मरकरी दे सकता है। अगर स्ट्रांग है तो गुड इंटेलेक्ट है, गुड मेमोरी आप बोल सकते हैं कि आदमी की नॉलेज ग्रैब करने की और उसको रिटेन करने की जो क्वालिटी है, उसको मरकरी रूल करता है। नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, या अच्छी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है अगर स्ट्रांग है तो। पावर ऑफ स्पीच भी आप कहीं ना कहीं मरकरी से जोड़ के देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली आप मरकरी से जोड़ के देखते हैं। राइटिंग एबिलिटी भी आप मरकरी से जोड़ के देखते हैं। टीचिंग एबिलिटी भी आप बोलें कि कहीं ना कहीं उसमें भी मरकरी का रोल है। स्कल्प्टर या स्कल्पचर्स अगर कोई बनाता है तो वो आप बोल सकते हैं कि वो भी मरकरी रूल्ड है। कमांड ओवर मेनी लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, ये सारे, या अकाउंटेंसी, ये सारे मरकरी के डोमेन्स हैं। आप बोलें स्किल एंड क्लेवरनेस की अगर हम बात करें तो वो भी मरकरी का डोमेन है। अगर वीक है मरकरी, तो आप ये बोल सकते हैं कि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम या स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, अफ्लिक्टेड है तो। पुअर मेमोरी हो सकती है किसी की। और ऑक्यूपेशन आदमी का सेट नहीं होता है कई बारी। जैसे अगर जो लोग बिजनेस करते हैं तो कभी किसी तरह का बिजनेस किया और कभी किसी तरह का बिजनेस किया, तो वो एक तरह का बिजनेस आदमी का सेट हो, इसके थोड़े थोड़े से चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि थोड़ा अनस्टेबल बिजनेस या अनस्टेबल करियर दे सकता है मरकरी। अगर खराब है या अफ्लिक्टेड है तो थीविश टेंडेंसीज दे सकता है आदमी को। स्कीमिंग टेंडेंसी हो सकती है, या बहुत तरह की मैनिपुलेटिव माइंड या थिंकिंग आदमी को दे सकता है। आप बोलें कि स्कैंडल्स और फॉर्जरी जैसी चीजों में भी आदमी इन्वॉल्व हो सकता है कि अगर मरकरी बैडली अफ्लिक्टेड है तो। बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है चार्ट का। नेक्स्ट इज जुपिटर। अब जुपिटर जो प्लैनेट है वो, आप देखें कि इट इज कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट बेनिफिक। एक सात्विक प्लैनेट है। प्लानिटरी कैबिनेट में भी आप देखें तो आप बोल सकते हैं कि गुरु है, या एक रिलीजियस प्रिसेप्टर भी आप बोल सकते हैं, या बेसिकली जो गाइड कर रहा है या जो गाइडेंस दे रहा है, या जिसके पास विजडम है, या जो आपको सही और गलत का फर्क बताए। तो मरकरी जो है वो इंटेलिजेंस जरूर है, लेकिन जो, या आप बोलें कि जो नॉलेज आप किस तरह से यूज कर रहे हैं, और जो राइटियसनेस की बात जो करे, या जो हायर विजडम की बात करे, उसका जो डोमेन है वो जुपिटर के पास है। एक बेनिफिक प्लैनेट है, या आप बोलें कि फर्स्ट ग्रेड बेनिफिक है, अनकंडीशनली बेनिफिक प्लैनेट है, सात्विक प्लैनेट है, और फायरी है नेचर में। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की आप बात करें तो ब्रॉड चेस्ट और राउंड बेली या बिग बेली हो सकती है, या चौड़ा सीना हो सकता है, और बड़ा पेट भी हो सकता है ऐसे आदमी का, क्योंकि आप थोड़ा सा जैसे पंडित जी जैसा आपको शरीर मिल सकता है। थोड़ा पेल, या ब्राइट पेल स्किन टोन हो सकता है ऐसे में, थोड़ा सा पीलेपन पे हो सकती है स्किन, बट फेयर। ब्राउन आइज एंड ब्राउन हेयर, क्लियर वॉइस, पावरफुल स्पीच। और आप देखें कि अगर कलर में आप देखें तो येलो कलर जो है आप बृहस्पति से जोड़ के देख सकते हैं, या अगर ड्रेसेस में भी देखें तो पीले रंग के कपड़े जो हैं वो उनको आप बृहस्पति से जोड़ के देख सकते हैं। अगर आप वैसे कैरेक्टर्स में बात करें तो जो, जैसे जो रिलीजियस प्रिसेप्टर्स हैं उनको भी आप बृहस्पति से जोड़ के देख सकते हैं, या फिर जो गुरु हैं उनको भी आप बृहस्पति उनको रिप्रेजेंट करता है। नेचर में तो नेचुरली बेनिफिक है। अगर आप जेंडर की बात करें तो मैस्कुलिन है या मेल है। डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है मरकरी की। प्लेसेस की बात करें तो, या अगर टेम्पल्स की जैसे हम बात कर रहे हैं तो टेम्पल ऑफ ब्रह्मा, अब उसको आप बृहस्पति से जोड़ के देख सकते हैं। यहाँ ऑब्वियसली हमें पता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर जो है वो थोड़े कम है, बट देन आप ब्रह्मा टेम्पल भेज सकते हैं किसी को, अगर जैसे
पुष्कर में है एक मंदिर, तो आप ब्रह्मा टेम्पल भेज सकते हैं किसी को, अगर आपको उससे जुड़ा उपाय अगर किसी को कराना है तो। और चीजें अगर आप या और जगहें आप देखें तो ट्रेजरी जो है, ये वो आप जुपिटर से जोड़ के देखते हैं, या जुपिटर उसको गवर्न करता है, या पीपल ट्री जो है उस वहां पे भी आप कोई कोई उपाय के लिए आप भेजते हैं, या वो आप जुपिटर से जोड़ के देखते हैं। और आप बोले कि जहाँ पे लर्नेड लोग या ज्ञानी लोग जहाँ पे हैं, वहाँ पे बृहस्पति का वास है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो जहाँ पे अगर ज्ञान रिलेटेड डिस्कशंस हो रहे हैं या ज्ञान की बात हो रही है, वहाँ पे भी उस जगह को भी आप बृहस्पति से जोड़ के देख सकते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है वो फर्स्ट हाउस में मिलती है बृहस्पति को, या दिग्बली होता है फर्स्ट हाउस में, जैसे मरकरी भी फर्स्ट हाउस में दिग्बली होता है। अपनी राशियां बृहस्पति की सैगिटेरियस और पाइसेस है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैंसर साइन में बृहस्पति जो है वो एग्जॉल्ट होता है, और केप्रिकॉन साइन में बृहस्पति आके या जुपिटर डेबिलिटेट हो जाता है। तो अगर आप देखें तो मार्स से ऑपोजिट है बिल्कुल। अब मार्स को हमने, जिससे मैंने बोला कि एक अधर्मी प्लैनेट आप बोल सकते हैं, कि जिसको इमोशंस से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन उसके ऑपोजिट वो एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। और जुपिटर जो है वो उसके ऑपोजिट हाउसेस में एग्जॉल्ट होता है या डेबिलिटेट होता है, और आपस में इनका फ्रेंडली रिलेशनशिप है ऑल दो, बट देन ऑपोजिट हाउसेस में एग्जॉल्ट और डेबिलिटेट करते हैं। अगर हम एनिमीज की बात करें तो मरकरी और वीनस जो है वो एनिमीज है मार्स के। बट देन आपको अब फिर ये एक बात समझ के चलनी है कि मार्स एनिमी नहीं है टू मरकरी। सो मार्स इज न्यूट्रल टू मरकरी, बट मरकरी इज एन एनिमी टू मार्स। आई एम सॉरी, आई सेड मार्स। तो मरकरी और वीनस जो है वो बृहस्पति के एनिमी हैं। सन, मून और मार्स जो है दे आर फ्रेंड्स टू जुपिटर। अगर हम स्टोन की बात करें तो येलो टोपाज जो है वो जुपिटर का स्टोन है। अगर आप मेटल की बात करें तो गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। आप ये देखें कि जब जुपिटर अच्छे साइंस में होता है तो आपको गोल्ड मार्केट में भी आपको ये दिखेगा कि गोल्ड का प्राइस जो है वो बढ़ता है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस में भी इंप्रूवमेंट आती है जब जुपिटर अच्छे हाउसेस में आता है। अगर ग्रेन की बात करें तो जो चने की दाल है, ये ग्राम आप बोल सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। कलर में येलो कलर आप बोल सकते हैं। बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट में फैट को गवर्न करता है। और रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो बच्चों को रूल करता है, या बच्चों का कारक है, या प्रोजनी का कारक है आप बोल सकते हैं। और अदरवाइज रिलेशनशिप में गुरु को दिखाता है, या गुरु उसको रूल करता है। टेम्परामेंट आप बोल सकते हैं कि फ्लेम का है, या कफ को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। एलिमेंट जो है वो जीवा है, या आप बोले कि लिविंग बींग्स को दिखाता है। सो बेसिकली जीव कारक बोला जाता है, क्या आप बोलें कि जब हम वैसे देखते हैं प्लैनेट्स के अंदर, तो आपका खुद का कारक है तो जीव कारक है, तो मतलब लाइफ का कारक है जुपिटर। विमशोत्री दशा पीरियड जो है वो 16 साल की है। तीन नक्षत्र जिनको जुपिटर रूल करता है वो एक पुनर्वसु, एक विशाखा नक्षत्र, और पूर्व भाद्रपद। ये तीन नक्षत्र जो हैं इनको जुपिटर रूल करता है। नॉलेज का कारक है, हैप्पीनेस का कारक है, लर्निंग का कारक है, और फ्रूटफुल ट्रीज का भी कारक है जुपिटर। तो जब स्ट्रांग है तो प्रॉस्पेरिटी देगा। वेल्थ लोग समझते हैं कि जुपिटर देता है, बट देन मटेरियल वेल्थ की बात नहीं करता है जुपिटर। तो जो आप एक ओवरऑल जो खुशहाली जिसको आप बोले तो वो खुशहाली का प्लैनेट है, तो खुशहाली दे सकता है आपको। एक तरह से हैप्पीनेस की अगर आप बात करें, या ओवरऑल हैप्पी होने की आप बात करें, वो जुपिटर देता है। आप देखें तो जो सोसाइटी गाइडलाइंस हैं, तो जिसका जुपिटर ठीक है वो सोसाइटी गाइडलाइंस ठीक फॉलो करता है, या सोसाइटी गाइडलाइंस को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। राइटियसनेस का कारक है, मॉरल्स का कारक है, सही मॉरल्स, राइट एंड रॉन्ग की समझ होना उनका कारक है। तो जिनका जुपिटर स्ट्रांग है उनके मॉरल्स आप बोल सकते हैं कि अच्छे हैं, उनका कॉन्डक्ट ठीक है। और आप बोल सकते हैं कि रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन भी देता है जुपिटर, जिनका अगर अगर स्ट्रांग है चार्ट में जुपिटर तो।
रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स है, रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स है। आप बोले कि एक ओवरऑल गुड मेंटल हेल्थ को भी दिखाता है जुपिटर, या ओवरऑल फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को जुपिटर दिखाता है कि अगर अच्छा है तो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी हैं। आपकी जजमेंट साउंड है, आप वाइज हो, आप वाइज हैं क्योंकि आप बोले कि विजडम का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, और जेनरस नेचर का कारक है जुपिटर। तो अगर ये जुपिटर स्ट्रांग है तो आप जेनरस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और खुश हो सकते हैं, या खुशहाली मिल सकती है आपको। एंड हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन को भी दिखाता है कि बच्चों से भी सुख आपको मिल सकता है। अगर वीक है तो एक्सट्रीम टाइप की सोच हो सकती है आपकी। तो जैसे अगर आप बोलें कि अगर कट्टरपंथी होने की अगर हम बात करें किसी धर्म को लेके, तो वो एक नेगेटिव जुपिटर का रूप है। एक्सट्रीमिज्म जो है वो एक नेगेटिव जुपिटर को दिखाता है। तो अगर अफ्लिक्टेड है जुपिटर तो, या फिर ओवर जेनरोसिटी जो है वो भी आप बोल सकते हैं कि वीक होगा जुपिटर तो आदमी ओवर जेनरस भी हो सकता है, या इंडल्जेंस में जा सकता है। बैड रेपुटेशन का कारक बन सकता है कि अगर अफ्लिक्टेड या वीक है चार्ट में, आपकी जजमेंट को अफेक्ट कर सकता है, या आप बोलें कि बैड जजमेंट का कारक बनता है। स्ट्रगल दे सकता है लाइफ में, लिटिगेशन दे सकता है, लॉस ऑफ रेपुटेशन दे सकता है, अथॉरिटीज से प्रॉब्लम्स दे सकता है या ट्रबल दे सकता है। और अगर आप बोलें कि ओवर अगर स्ट्रांग है जुपिटर तो आपको ओवरऑल हेल्दी रखता है, और अगर वीक है जुपिटर तो आपको डिजीजेस से जूझना पड़ सकता है, या बीमारियों से आप जूझ सकते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जुपिटर की। लेकिन इसे प्लैनेट ऑफ वेल्थ बोला जाता है, और ऐसा बहुत सारे आपको ज्योतिष ऐसा बोलते मिलेंगे कि जुपिटर जो है वो आपको वेल्थ देगा। लेकिन जुपिटर आप ऐसा देखेंगे कि उन लोगों को जिनका जुपिटर स्ट्रांग है वो मटेरियल वेल्थ उनको ज़्यादा मिले इसके चांसेस थोड़े कम है। और बदेन नॉलेज ठीक होना, वाइज होना, खुश होना या खुशहाल होना, ये सब जो कारक तत्व हैं ये जुपिटर के हैं। तो बहुत सारा मटेरियल वेल्थ आपकी अगर इकट्ठी करने की चाहते हैं तो वो शायद जुपिटर के पास है नहीं। उसके लिए वीनस जो है वो कारक है। तो वीनस के पास वो मटेरियल नॉलेज है या वो मटेरियल वेल्थ है। अब जैसे जुपिटर को देवताओं का गुरु बोला गया, तो जिन जो जो अच्छा जिनकी सोच है, या जो आप बोले कि जिनको ज्ञान या नॉलेज अच्छी चीजों के लिए चाहिए, जिनको आत्मिक ज्ञान चाहिए, उनका गुरु है। और जिनमें ग्रीड है या जिनको मटेरियल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, उनके गुरु जो है वो वीनस है या शुक्र देव है। तो शुक्राचार्य जो है वो असुरों के गुरु माने गए शास्त्रों में या माइथोलॉजिकल स्टोरीज में, कि असुरों को के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं। तो बेसिकली बताने की बात यह है कि वो असुर से कोई फिजिकली राक्षसों की बात नहीं हो रही है। ऐसे लोग जो जिनका एक ही पर्सपेक्टिव है कि वेल्थ या अपने लिए चीजें इकट्ठी करना, या मटेरियल वेल्थ इकट्ठी करना, या ग्रीड होना, या बहुत ज्यादा डिजायर से ड्रिवन होना, तो उनके गुरु या उस तरह की जो नॉलेज है या जो आपको मटेरियल वेल्थ मिल सकती है वो आपको वीनस से मिल सकती है। बट देन जुपिटर जो है वो जुपिटर आपको जो ज्ञान का या अच्छी चीजों का या स्पिरिचुअलिटी का, उन सब चीजों का कारक है वो जुपिटर है। नेक्स्ट इन लाइन इज वीनस। सो वीनस जो है वो एक राजसिक प्लैनेट है, एरी है, और ब्राह्मण क्वालिटीज है। जैसे जुपिटर भी ब्राह्मण प्लैनेट है बट फायरी है और सात्विक है। वीनस जो है वो राजसिक है। तो अब जब राजसिक हम बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लग्जरीज की बात कर रहे हैं, या हम अ, अ, उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि रजस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। वीनस इज ऑल्सो वेल बिल्ट। आप बोल सकते हैं कि टॉल है, ब्यूटीफुल है, वेल प्रोपोर्शंड बॉडी है, या वेल डार्क ब्राउन हेयर है, हैंडसम है अगर मेल्स की बात हो रही है तो। और अगर फीमेल्स की बात हो रही है तो ब्यूटीफुल है, और आप बोल सकते हैं कि बहुत प्लेजेंट और एंड ब्यूटी का कारक है, या किसी के खूबसूरत दिखने का या प्लीजिंग पर्सनैलिटी होने का कारक है। अट्रैक्टिव आईज
है वीनस की, तो अगर आपको किसी को फर्स्ट हाउस में वीनस दिखेगा तो आपको ऐसे इंसान में आपको वैसे ही दिख जाएगा कि एक बहुत अट्रैक्टिव बॉडी और बहुत अट्रैक्टिव फेस एंड ब्यूटीफुल आईज आपको दिखेगी ऐसे आदमी के अंदर, जिसको आप चार्ट देखें और फर्स्ट हाउस में अगर वीनस है। मतलब और किसी प्लैनेट का अगर प्रभाव नहीं है तो, मान लीजिए अगर शनि ने देख लिया किसी घर से, या मान लीजिए फोर्थ हाउस से शनि ने देख लिया 10वीं दृष्टि से, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बट देन, या आप बोलेंगे थोड़ा सा कम हो सकती है ब्यूटी, बट देन अदरवाइज आप बोले कि वीनस जो है वो आपको ब्यूटीफुल अपीयरेंस दे सकता है। अगर सो ओवरऑल बेसिकली क्या है कि ग्रेसफुल अपीयरेंस आप बोल सकते हैं। तो नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट है वीनस। ब्राह्मण क्वालिटीज है, फेमिनाइन है, अगर जेंडर की बात करें तो। प्लेसेस की बात करें, या सॉरी डायरेक्शंस की बात, डायरेक्शन की बात करें तो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो आप बोल सकते हैं कि वीनस की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। टेम्पल ऑफ लक्ष्मी जो है, या माँ लक्ष्मी का जो टेम्पल मंदिर है, आप वहाँ पूजा करने के लिए भेज सकते हैं। या आप श्री सूक्तम का पाठ करने के लिए भी बोल सकते हैं ऐसे में किसी को, कि अगर वीनस किसी को अपना स्ट्रांग करना है या इम्प्रूव करना है। सो और जो जगहें आप देखते हैं वीनस से, तो प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट जो है वो आप वीनस से जोड़ के देखते हैं, तो थिएटर्स, सिनेमा, होटल्स, और आप बोलें जो एंटरटेनमेंट प्लेसेस है, या जहाँ ऐसे डांस रिलेटेड या इस तरह की जो जगहें हैं वो भी आप वीनस से जोड़ के देख सकते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि किस घर में इसको ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो फोर्थ हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वीनस को। दो राशियों को रूल करता है एज वी नो, टॉरस एंड लीब्रा। लीब्रा जो है वो मूल त्रिकोण साइन है वीनस का, और पाइसिस साइन में जाके वीनस जो है वो एग्जॉल्ट होता है, और पाइसिस साइन से एकदम ऑपोजिट वर्गो साइन में डिबिलिटेट कर जाता है। तो यहाँ एक थोड़ा सा एक स्ट्रेंज बात है, जो आप देखें कि फ्रेंड के घर में जाके डिबिलिटेट हो रहा है, और एनिमी के घर में जाके आप बोले कि एग्जॉल्ट हो रहा है। तो एनिमीज हैं वीनस के सन एंड मून, जो वैसे एनिमीज हैं। और जुपिटर को भी आप एनिमी ग्रुप का प्लैनेट बोल सकते हैं, बट यू कैन से दैट मार्स एंड जुपिटर आर न्यूट्रल टू वीनस, सो they don't want to harm Venus, but then they are like neutral to Venus. मरकरी और सैटर्न जो है, दे आर फ्रेंड्स। सो मरकरी और सैटर्न हमेशा फायदा करना चाहते हैं वीनस का। एंड आप सन एंड मून जो है ये दोनों एनिमीज हैं, तो अगर आप चार्ट में कभी साथ देखेंगे सन एंड मून को वीनस के, तो सन के साथ तो उनका दोनों का आपस में ऐसा रिलेशनशिप है कि सन एनिमी है वीनस का और वीनस एनिमी है सन का। बट देन आप अगर मून के साथ देखेंगे तो वीनस इज नॉट एन एनिमी टू मून। इनफैक्ट मून का तो कोई एनिमी है ही नहीं, लेकिन मून इज एन एनिमी टू वीनस। तो मून नुकसान पहुंचा सकता है वीनस को। तो अगर आप चार्ट में देखें और मून वीनस साथ देखें, तो आपको रिलेशनशिप्स में भी आपको प्रॉब्लम दिख सकती है ऐसे लोगों के। और आपको दिखेगा कि वीनस जो है वो अफ्लिक्टेड है। तो अगर आप ये दोनों आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मून नुकसान पहुंचा सकता है वीनस को, और इन रिटर्न वीनस नहीं नुकसान पहुंचा रहा है मून को। अगर हम स्टोन की बात करें, तो डायमंड है जो आप पहना सकते हैं किसी को, या ओपल पहनते हैं लोग फॉर वीनस। मेटल की बात करें तो सिल्वर है। अ, अगर आप ग्रेन की बात करें तो जिसको आप बोलते हैं ज्वार जो है, वो आप वीनस से जोड़ के देखते हैं, तो दान करा सकते हैं किसी से अगर आप दान कराना चाहें तो। बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट में देखें तो सीमन को रूल करता है बॉडी में, या मेल बॉडी में आप बोल सकते हैं। हम अगर अ, ये देखेंगे काल पुरुष में क्या रूल करता है, तो काल पुरुष में रीजनरेटिव ऑर्गन्स जो हैं
उनको रूल करता है। आप मेल बॉडी में तो ऑब्वियसली सीमन को रूल करता है। लेकिन आप ये देखें कि जितने जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स है बॉडी के, तो जैसे आईज जो है, उनका जो मैकेनिज्म है उसको भी वीनस रूल करता है। तो दो जो सबसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी में, एक किडनीज और आईज। सो आई साइट की जब हम बात करते हैं तो वो हम सन एंड मून से देखते हैं, बट देन जो मैकेनिज्म है आईज का, तो आई एज एन ऑर्गन अगर आप देखेंगे तो वो आप वीनस से देखते हैं। और किडनीज जो है, जो कि एक बहुत छोटा और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो बेसिकली एक बहुत रिफाइंड प्लैनेट है वीनस। और बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स को रूल करता है आपकी बॉडी में। एलिमेंट जो है वो वाटरी और जीवा को रिप्रेजेंट करता है, या मतलब लिविंग बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परामेंट आप बोले तो इजी गोइंग है, अकोमोडेटिंग है, लविंग है। सबसे लंबी दशा पीरियड होता है वीनस का, तो महादशा जो है वो 20 साल की महादशा है। तो बेसिकली जो 120 साल का पीरियड है विंशोत्तरी दशा का, उसमें 1/6 जो है वो टाइम पीरियड वीनस गवर्न करता है। 3 नक्षत्रों को रूल करता है, एक भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। सो ये 3 नक्षत्र जो है, ये वीनस के नक्षत्र हैं। आप बोले तो मेल्स की लाइफ में वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम कारक तत्व की बात करें तो यूथ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर जब आप देखेंगे इस बात को कि जिससे वीनस की दशा चलती है किसी की, तो उस टाइम पीरियड पे आदमी जो है वो थोड़ा सा यंग दिख सकता है, या बेटर दिख सकता है और अपना बेस्ट दिख सकता है प्रॉब्ली। तो जैसे अगर केतु की दशा से कोई एंटर करता है वीनस की दशा में, तो केतु की दशा में वो इतना कोई खास दिख नहीं रहा होता है, लेकिन वीनस की दशा में वो अपना बेस्ट दिख सकता है। तो उस टाइम पे जिस प्लैनेट की जब दशा चल रही होती है, तो आदमी के ऊपर उसका प्रभाव महसूस होता है। सो प्लेजेंट अपेरेंस या यूथफुल अपेरेंस को दिखाता है। आप बोले कि कारकों में सेक्सुअल प्लेजर्स को भी दिखाता है, वेल्थ को दिखाता है, गाड़ियों का कारक है या व्हीकल्स का कारक है। और आप बोले कि लव या अनकंडीशनल लव का भी कारक है वीनस। परफ्यूम्स को रिप्रेजेंट करता है, सेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डिजीजेस की बात करें तो आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो वीनस से हो सकती हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो वीनस से हो सकती है। यूरिनरी एलिमेंट जो है वो आप वीनस से जोड़ के देख सकते हैं। या एक्सेसिव सेक्स की वजह से भी जो प्रॉब्लम्स है वो वीनस की वजह से हो सकती है, या वीनस की एफ्लिक्शन से हो सकती है। अगर स्ट्रांग है चार्ट में तो ब्यूटी देगा, रिफाइनमेंट है, गुड मैरिड लाइफ है। तो फीमेल्स के चार्ट में रिलेशनशिप का कारक है। तो मेल्स की चार्ट में तो डायरेक्ट वाइफ का ही कारक है, बट देन रिलेशनशिप की क्वालिटी जो है वो फीमेल्स के चार्ट में आप वीनस से जोड़ के देख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि एंजॉयमेंट का कारक है, या एंजॉयमेंट दे सकता है अगर स्ट्रांग है तो। कंफर्ट्स का, लग्जरीज का कारक है। स्ट्रांग है तो किसी का तो लव फॉर फाइन आर्ट्स हो सकता है उसके उसके अंदर, या उसका एक इंक्लिनेशन हो सकता है टुवर्ड्स फाइन आर्ट्स या आर्टिस्टिक टैलेंट्स की तरफ। लग्जूरियस लिविंग मिल सकती है वीनस के स्ट्रांग होने से। गाड़ियों का सुख मिल सकता है आपको। अट्रैक्टिव बॉडी, अट्रैक्टिव आईज, अट्रैक्टिव फेस, और आप ओवरऑल वेल्दी हो सकते हैं। तो आपके पास जो मटेरियल वेल्थ है वो हो सकती है वीनस के होने से, या वीनस के अच्छे होने से। अगर वीनस वीक है चार्ट में या अफ्लिक्टेड है तो डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ हो सकती है, या डिस्टर्ब्ड मैरिज हो सकती है। डिवोर्स तक अगर आप बोले तो वो वीनस की खराबी से हो सकता है। स्कैंडल्स हो सकते हैं, और फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अगर वीनस ठीक नहीं है किसी के चार्ट में तो। सो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वीनस। और वीनस का ठीक होना तो आपको बहुत सारे या सब तरह के मटेरियल बेनिफिट्स जो हैं वो आपको वीनस के ठीक होने से मिल सकते हैं।
सो आप में से किसी का कोई डाउट या किसी को कुछ पूछना हो टिल नाउ, या किसी का किसी प्लैनेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आई कैन आंसर। नो सर। अरुण जी, कोई सवाल है आपका? नहीं? नहीं सर, आज नहीं, अभी थोड़ी सी रिवीजन करूंगा फिर उसके बाद। ठीक है। तो अब अ, बात कर लेते हैं शनिदेव की। तो हमें पता है कि सबसे पॉपुलर जो प्लैनेट है उनमें एक तो सैटर्न, राहु केतु ऑफ कोर्स, जो सबसे पॉपुलर भी हैं, और सब उनके बारे में बात भी करते हैं। जिसको नहीं भी पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उस उनको भी ये बात करना पसंद है, या इसकी बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती है या शनि की ढैया है। और अ, तो शनि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो बेसिकली नेचुरली आप देखें तो कर्म कारक आप बोल सकते हैं शनि को, और काल भी है शनि। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और नेचुरली आप देखें तो डिलेस का कारक है, सौरोस का कारक है, परेशानियों का कारक है। आपको अलग अलग तरह की जो आप बोले कि डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनका कारक है। बट देन आपको परसेवरेंस देने का भी कारक है, रोज लगे रहने की जो बात है वो भी शनि से है। और जो डेली मेहनत करने की बात है तो वो भी आप बोल सकते हैं कि सैटर्न से ही है। सैटर्न जो है वो लेबर क्लास को दिखाता है या अंडर प्रिविलेज्ड क्लास को दिखाता है। आप ऐसे बोले तो आम आदमी का, आम जनता का प्लैनेट है। जैसे सन जो है वो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न जो है वो आम आदमी का या प्रजा का आप बोल सकते हैं कि प्लैनेट है। और सन अगर अनार्की या मोनार्की को दिखा रहा है या अथॉरिटी को दिखा रहा है, तो सैटर्न जो है वो डेमोक्रेसी को दिखाता है। ये जो डेमोक्रेसी का प्लैनेट है कि पीपल्स गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप देखें तो सैटर्न को मंद भी बोलते हैं, कि बहुत स्लो चलता है, कि एक राशि में करीब 2.5 साल रहता है सैटर्न। तो मूवमेंट बहुत स्लो है। अब वो मूवमेंट इसलिए भी स्लो है क्योंकि उसका ऑर्बिट बहुत बड़ा है, वो कि बहुत दूर है पृथ्वी से। तो जब हम देखते हैं तो पृथ्वी से वो हमको स्लो मूव करता हुआ बस इसलिए दिखता है क्योंकि आपको पता है कि उसका एरिया बहुत बड़ा है कवर करने के लिए। इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। और वो क्योंकि बहुत दूर है, तो इसलिए सबसे ज्यादा समय लेता है। लाइक जुपिटर कंप्लीट्स वन साइकिल। जो चार्ट की अगर हम बात करें, एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम बात करें, तो एक साल में जुपिटर एक एक साइकिल अपनी कंप्लीट करता है। सारे साइंस, सॉरी, जुपिटर एक साल एक साइन में रहता है और 12 साल में एक साइकिल कंप्लीट करता है। बट शनि जो है वो करीब 2.5 साल एक साइन में रहता है और 30 साल में अपनी साइकिल कंप्लीट करता है। तो बहुत सारी चीज़ों में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है सैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है एस्ट्रोलॉजी में भी इसको। लोग घबराते भी हैं, लोग डरते भी हैं इससे। एक हेवी प्लैनेट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाता है, परेशानियों को दिखाता है, पीड़ाओं को दिखाता है। तो आपको तपाने का काम करता है और तपा के आपको बेटर बनाने का काम करता है। सो सैटर्न को समझ लेते हैं थोड़ा। तो बाय नेचर तामसिक है। तो जैसे मार्स तामसिक है, वैसे या तामसिक एनर्जी है, वैसे सैटर्न भी एक तामसिक प्लैनेट है, एरी प्लैनेट है। अब एरी, हम वीनस को भी हमने एरी देखा था, लेकिन वो एक राजसिक प्लैनेट है और वो ब्राह्मण क्वालिटीज है उसमें। वी सैटर्न जो है वो शूद्र, आप बोल सकते हैं कि कास्ट का प्लैनेट है। अगर हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें या फिजिकल अपेयरेंस की बात करें, तो सैटर्न जो है वो लीन है, मतलब पतला है, टॉल है, वीक बॉडी है, डार्क कंप्लेक्शन है, स्टिफ हेयर है, या मोटे आप बोल सकते हैं कि हार्ड बाल जो है वो सैटर्न, आप बोल सकते हैं कि सैटर्न का प्रभाव है। लेम है, या आप बोल सकते हैं कि स्लो है थोड़ा। लार्ज टीथ है, बुशी आईब्रोज है, डर्टी है, एंग्री है, ओल्ड है। तो
और विंडी है। तो बेसिकली वात जो आप बोलेंगे तो वात है ज्यादा, आपको इम्बैलेंस मिल सकता है। कि जैसे अगर वात ज्यादा होने से आप बोल सकते हैं कि ड्राई जॉइंट्स, ड्राई स्किन, आपको पतले भी मिलेंगे ऐसे लोग। और इन लोग कोल्ड फीट होगी, ठंड ज़्यादा लगेगी इनको, या ठंड इनको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है। तो अगर वात किसी के अंदर ज़्यादा है तो नाउ नेचुरली एक मेलेफिक प्लैनेट है सैटर्न। एक पाप ग्रह आप बोल सकते हैं, या मेलेफिक प्लैनेट बोल सकते हैं, या क्रूअल प्लैनेट है बाय नेचर। जेंडर की बात करें तो यूनूक है, या मिक्स्ड जेंडर आप बोल सकते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है। अगर हम जैसे मंदिरों की हमने बात करी, तो अब एज पर शास्त्र तो टेम्पल ऑफ यमा आप बोल सकते हैं कि आप किसी को भेज सकते हैं। बताओ इन मॉडर्न डेज हमें पता है कि शनिदेव के बहुत सारे मंदिर हैं, तो शनिदेव के मंदिर भी हम किसी को भेज सकते हैं प्रार्थना करने के लिए। या फिर टेम्पल ऑफ यमा आप बोल सकते हैं कि यम का मंदिर जो है वहां आप किसी को प्रार्थना करने भेज सकते हैं। या फिर शिव टेम्पल भी आप किसी को भेज सकते हैं कि अगर उससे रिलेटेड आपको उपाय किसी को बताना हो तो। और जो जगहें हैं वो जहाँ पे आप बोलें कि जहाँ पे गरीब लोग हैं, या जो गरीब लोग जहाँ रहते हैं, वो जगह आप सैटर्न से जोड़ के देख सकते हैं। आप रिमोट लोकेशंस जो हैं, जहाँ आप बोलें कि थोड़ा सा रिमोट एरिया है, या जो थोड़ा सा उतना बसा हुआ एरिया नहीं है, वो जगह आप सैटर्न से जोड़ के देख सकते हैं। डिप्लीटेड स्ट्रक्चर्स जो है वो आप सैटर्न से जोड़ के देख सकते हैं। या क्रिमेशन ग्राउंड जो है, या आप बोले कि शमशान घाट जो है, या कब्रिस्तान जो है, वो आप सैटर्न से जोड़ के देख सकते हैं। दो साइंस को रूल करता है, एक कैप्रिकॉर्न को और एक्वेरियस को। लीब्रा साइन में उच्च का होता है या एग्जॉल्ट होता है, एरीज साइन में डेबिलिटेट कर जाता है। तो ऑपोजिट टू सन, तो सूर्य जो है वो एरीज साइन में एग्जॉल्ट होता है, जो कि एक लीडरशिप का साइन है, फास्ट अग्रेसिव साइन है। मार्स का साइन है एरीज, वहाँ सन एग्जॉल्ट होता है, और सैटर्न जो है वो डेबिलिटेट कर जाता है। तो सैटर्न या शनि जो है वो नीच का हो जाता है उस साइन में आके। और लीब्रा साइन में, जो कि आप बोले कि रिलेशनशिप्स का साइन है, एक बहुत रिफाइंड साइन है, वहाँ सन तो आके डेबिलिटेट करता है, लेकिन सैटर्न जो है वो एग्जॉल्ट हो जाता है। जो मरकरी और वीनस इसके फ्रेंड्स हैं सैटर्न के। जुपिटर इज न्यूट्रल टू सैटर्न। और जो एनिमीज हैं वो है सन, मून एंड मार्स। तो मून अगेन इज एन एनिमी टू सैटर्न। अब सैटर्न तो न्यूट्रल है टू मून, बट देन मून इसलिए परेशान हो जाता है सैटर्न से, क्योंकि वो आप ये समझे कि सैटर्न का जो अपेयरेंस है वो थोड़ा सा इस तरह का है कि वो थोड़ा सा डरावना सा अपेयरेंस है, या और डर्टी भी है। कि अगर आपको कोई कोई सैनिटरी वर्कर है जो नहाया नहीं है बहुत टाइम से, और आप एकदम स्वच्छ साफ कहीं बैठे हैं नहा धोके, और आपके साथ आके कोई ऐसा स्टिंकिंग आके बैठ जाए, और जो बहुत दिखने में भी जिसका बहुत अपेयरेंस जो है वो बहुत खराब हो, तो आप ये बोल सकते हैं कि मून जो है वो खुद ही परेशान हो जाता है उसको देख के। मतलब सैटर्न का इंटेंट नहीं है मून को परेशान करने का, बट देन मून खुद ही थोड़ा सा परेशान हो जाता है सैटर्न की वजह से। लेकिन मून हार्म कर सकता है सैटर्न को। तो आपके आपको अगर ये सैटर्न मून कंजंक्शन दिखेगी, तो ये तो जरूर है कि मन तो पीड़ित होगा ऑफ कोर्स, बट देन आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रोफेशन को क्योंकि सैटर्न रूल करता है नेचुरली, और मून जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब ये भी एक आपको एक स्ट्रेंज बात लगेगी कि आपको जनरली ऐसा देखने को मिलेगा कि सैटर्न से मून परेशान होता है। तो हाँ, होता है ऑफ कोर्स। वो आपके मन का कारक है मून। चंद्रमा एक ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है अगर आप देखें तो, क्योंकि आपके मन को, आपकी थिंकिंग को गवर्न कर रहा है, और सैटर्न के होने से ही वो परेशान है। बट देन अगर हम प्लैनेट्स की एनिमिटी की बात करें, तो मून जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है सैटर्न को। तो ये जो सैटर्न के कारक तत्व हैं उनमें कमी आ सकती है मून की वजह से, क्योंकि मून नुकसान पहुंचाना चाहता है सैटर्न को। अगर स्टोन की बात करें तो ब्लू सफायर जो है वो सैटर्न का स्टोन है, नीलम।
आपने सुना होगा, वो भी बहुत पॉपुलर स्टोन है। उससे जुड़ी भी स्टोरीज हैं कि नीलम जो पहनता है वो या तो रंग से राजा या राजा से रंग, और लोगों के साथ मिस हैपनिंग्स हो जाती है और ऐसा वैसा। वो क्यों स्टोरीज हैं तो पता नहीं है, लेकिन स्टोरीज हैं और बहुत पॉपुलर स्टोरीज है। तो देन वो जो स्टोन है वो आप सैटर्न के लिए पहना जाता है। मेटल की बात करें तो आयरन या लोहा जो है उसको रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। ग्रेन की बात करें तो तिल जो होते हैं, या सेसेमी या सीसेम आप बोले तो उसको, वो उसको आप जोड़ के देख सकते हैं सैटर्न से। या काले उड़द की दाल का भी लोग दान कराते हैं इस सैटर्न के लिए, बोल सकते हैं। बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट में नर्व्स को गवर्न करता है। आप काल पुरुष में टीथ को, लेग्स को, हेयर को, मसल्स को, एक्स एक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम को, और रेस्ट को भी आप बोले तो काल पुरुष में गवर्न करता है सैटर्न। एलिमेंट एरी है, और धातु या मिनरल का अ, इस जोड़ के देख सकते हैं आप। टेम्परामेंट में हार्श है, हार्ड हार्टेड है, मतलब सख्त दिल है, और क्रूअल है नेचर में। तो आप बोल सकते हैं कि उसकी जब ऑपरेट करता है तो थोड़ा सा पीड़ा होती है आदमी को जनरली, क्योंकि वो कुछ भी चीजें सॉफ्टली या आसानी से नहीं होती है लोगों के साथ। थोड़ा सा डिफिकल्टी है उस समय, उस पीरियड में जब सैटर्न ऑपरेट करता है। तो क्योंकि नेचुरली उसका जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा हार्श है। 3 नक्षत्रों को रूल करता है। एक पुष्य नक्षत्र, जिसको किंग ऑफ नक्षत्र भी बोला जाता है या महानक्षत्र बोला जाता है। पुष्य नक्षत्र इज काउंटेड अमंग और एज द बेस्ट नक्षत्र इन द 27 नक्षत्रास। तो पुष्य नक्षत्र को रूल करता है, अनुराधा नक्षत्र को रूल करता है, और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है उसको रूल करता है। तो ये 3 नक्षत्र रूल करता है सैटर्न। अगर हम बाकी कारक की बात करें तो लॉन्जेविटी का कारक है, सॉरोस का कारक है, मिजरीज का कारक है, ओल्ड एज का कारक है, डेथ का कारक है, पॉवर्टी का कारक है, और डिस्टेंट प्लेसेस का कारक है, फॉल्सहुड का भी कारक है, फॉरेनर्स का कारक है, और सिंस का भी कारक है। तो आप ये देखें कि अगर डिजीजेस की हम बात करें कि सैटर्न से रिलेटेड क्या डिजीजेस हो सकती है, सो टूथ एक जो है वो आप सैटर्न से जोड़ के देख सकते हैं। क्रॉनिक या इनक्योरेबल डिजीजेस जो है वो आप सैटर्न से जोड़ के देख सकते हैं। अर्थराइटिस जो है वो एक डिजीज है जो आप सैटर्न से जोड़ के देख सकते हैं। या लिम्ब्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है वो आप सैटर्न से जोड़ के देख सकते हैं। अगर स्ट्रांग है तो एंड्योरेंस देता है आपको, थोड़ा इकोनॉमिकल बनाता है आपको, आपको इंडस्ट्रियस बनाता है, पेशेंस देता है आप में, कॉन्फिडेंस भी देता है, एक परमानेंस और स्टेबिलिटी का कारक है कि अगर स्ट्रांग है तो आपको एक एक स्टेबल लाइफ मिल सकती है, या आप प्रोफेशनली स्टेबल हो सकते हैं। सेंस ऑफ कंट्रोल देता है, सेंस ऑफ ड्यूटी देगा आपको, एक्यूरेसी है, कॉशन है, कंसंट्रेशन है, सिंसियरिटी है। ये सब चीजें सैटर्न आपको दे सकता है अगर स्ट्रांग है तो। अगर वीक है तो पावर्टी दे सकता है, गरीबी दे सकता है, मिसफॉर्च्यून दे सकता है, डेथ दे सकता है, क्रॉनिक डिजीजेस दे सकता है, ओल्ड एज में तकलीफों का या परेशानियों का कारक बन सकता है, और लेबर वाला काम या मीनियल वर्क आप बोले उस तरह का काम दे सकता है कि अगर वीक है किसी के चार्ट में सैटर्न तो। बट देन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। आप बोले कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप जो सर्वेंट्स हैं आपके, उनको भी आप सैटर्न से देखते हैं। तो या जो लोग आपके अंडर काम करते हैं वो भी आप सैटर्न से जोड़ के देख सकते हैं। या जो लोअर वर्कर्स है या जो कोई लेबर क्लास है उन सबको आप सैटर्न उन सबको रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आप उन सबसे अच्छे हैं तो आप बोल सकते हैं, या अगर आप उन सबसे ठीक बिहेव करते हैं तो
आप बोल सकते हैं कि सैटर्न जो है वो ठीक रिजल्ट दे सकता है। और अब इनके बाद दो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स, या जिनको बेसिकली प्लैनेट्स है नहीं, दे आर, आप बोल सकते हैं कि मैथमेटिकली कैलकुलेटेड पॉइंट्स हैं, राहु और केतु। सो मून के ऑर्बिट पे दो नोड्स हैं, एक नॉर्थ नोड है और एक साउथ नोड है। तो राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह है, उनको बोला गया एस्ट्रोलॉजी में कि छाया ग्रह है। क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है, बट देन इंपॉर्टेंस इतनी है कि उनको दे आर ट्रीटेड एज गुड एज प्लैनेट्स, कि जितने मतलब प्लैनेट्स के बराबर उनको रिस्पेक्ट दी गई है। अब कुछ लोग ऑल्दो उनकी दृष्टि भी लेते हैं, लेकिन हम तो जो स्कीम फॉलो करते हैं उसके अंदर हम तो दृष्टि लेते नहीं है राहु और केतु की। सो अगर हम पहले राहु की बात करें, तो अगर आपने माइथोलॉजिकल स्टोरीज आपने आई एम श्योर सुनी होगी, कि जिसके अंदर एक असुर है स्वर्ण भानु, जिसने जो देवताओं के साथ बैठ के जिसने अमृत ग्रहण कर लिया, और फिर सुदर्शन चक्र से उसको काट के दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक राहु बना और एक केतु बना। तो वो बेसिकली एक सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल को समझाने के लिए आपको माइथोलॉजिकल स्टोरी में बताया गया। तो राहु जो है वो बेसिकली सिर्फ एक फेस है या सर है, जिसका धड़ नहीं है। अब क्योंकि धड़ नहीं है और मुंह खुला है, आप देखें तो कभी भी पिक्चर आप देखेंगे राहु की, तो ऐसे जॉ बोन नहीं है, मुंह खुला हुआ है, और कितना भी खुल सकता है मुंह, और धड़ है नहीं। तो उसको कितना चाहिए उसको मालूम नहीं है, क्योंकि बॉडी नहीं है, कुछ पचाना नहीं है, कुछ डाइजेस्ट नहीं करना है, सिर्फ खाने का शौक है, या सिर्फ आपको एक भूख है जो कभी खत्म नहीं हो रही है। तो ऑब्सेसिव नेचर है, या ऑब्सेशंस का कारक बनता है, ग्रीडी है नेचर में, आप बोल सकते हैं। अब नाउ, क्योंकि बॉडी नहीं है और फिजिकली कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन दिमाग है, तो आप बोले कि मैनिपुलेटिव है, और मैनिपुलेशंस करने में माहिर, आप बोल सकते हैं, या मैनिपुलेशंस करके खुश है, क्योंकि फिजिकली कुछ एक्ट कर नहीं सकता है, तो मैनिपुलेशंस करता है बहुत ज्यादा। ऑन द अदर हैंड केतु जो है वो सिर्फ बॉडी है, उसके पास सर नहीं है, सेंसेस नहीं है। बेसिकली आप देखें कि वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, स्मेल नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। वो सिर्फ एक चीज है कि महसूस कर सकता है, या इंट्यूशन है उसके पास, और सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन है, और कुछ नहीं, और कोई सेंसेस काम नहीं करती हैं। तो अब बेसिकली उसके साथ क्या है कि उसको कुछ चाहिए नहीं, उसको मोक्ष चाहिए। आपने अगर कभी किसी बुचर शॉप पे देखा हो, तो एक हेडलेस चिकन से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब केतु की दशा चलती है तो लोग बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, बहुत कुछ ट्राई करते हैं, कुछ हो नहीं रहा होता है, बट देन क्या है कि अलग अलग जगह जाके जैसे सर मारने, वो अलग अलग जगह चीजें ट्राई करने की कोशिश करते हैं, बट नथिंग सीम्स टू वर्क आउट। तो उस तरह का एक कैरेक्टर दिखाते हैं केतु का, कि वो डिटैचमेंट का कारक है, उसको उसको मोक्ष चाहिए। उसको क्योंकि उसके पास कोई प्लेजर एंजॉय करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो किसी तरह का कोई प्लेजर एंजॉय कर पाए, तो उसको मोक्ष चाहिए। अब वो मोक्ष चाहिए तो वो डिटैचमेंट का कारक बनता है। अब जहाँ राहु जो है उसमें ग्रीड है, और वो अटैचमेंट को दिखाता है, या वो ज्यादा चीजों से अटैच होके रहना चाहता है। केतु के पास जो है उसको अटैचमेंट से, बेसिकली आप कहें कि एक तरह से उसको पसंद नहीं है अटैचमेंट, उसको डिटैचमेंट का कारक है, और डिटैच होना चाहता है, या डिटैच होके खुश है। और मोक्ष का कारक इसलिए कि वो इस साइकिल से बाहर निकलना चाहता है। अब वो जो, तो वो जो आप ये सब बातें हैं, ये इंसान के अंदर आपको फील होती हैं जब ये प्लैनेट ऑपरेट करते हैं। तो मटेरियल वेल्थ के पीछे भागना, या अपनी आप बोले कि डिजायर्स के पीछे रहना, ये राहु का कारक तत्व है। और जो भी चीज आप बोले कि जिससे अटैचमेंट फील करते हैं लोग, उससे दूर करना, ये केतु का कारक तत्व है। अब ये दोनों ही जो प्लैनेट है, ये दोनों ही मेलेफिक प्लैनेट है, या आप बोले कि पाप ग्रह आप बोल सकते हैं, या क्रूअल है, या मेलेफिक है नेचर में। तो राहु केतु, सैटर्न एंड मार्स, ये चारों ही आप एज मेलेफिक प्लैनेट या पाप ग्रह आप इनको एज काउंट कर सकते हैं। एंड द अदर मेलेफिक प्लैनेट इज सन, विच इज अ माइल्ड मेलेफिक, आप बोल सकते हैं कि माइल्ड मेलेफिक है, लेकिन मेलेफिक है सन भी। और अगर हम
राहु की बात करें तो बेसिकली जो कम्प्लेक्शन है वो एक ब्लू क्लाउड का कम्प्लेक्शन है, या आप बोल सकते हैं कि जैसे आपको जो घटा जिसको आप बोलते हैं कि जो आसमान में आपको एक जो काली घटा जिसको बोलते हैं उस तरह का कम्प्लेक्शन है राहु का। वाइल्ड है इन नेचर। और आप बोल सकते हैं जो अगर पहनावे की बात करेंगे तो बहुत एक्सेसिव तरह का पहनावा है, या रोब्स आप देख सकते हैं कि क्योंकि एक राजा ही है, बट आप उसको असुरों के राजा समझ सकते हैं, तो एक एक जो उसकी प्रेजेंस है वो थोड़ा सा क्या लैविश है, थोड़ा सा एक्स्ट्रावेगेंट है लुक्स में। और अगर आप बात करें तो जो उसका जो उसका वाहन है, या आप बोले कि उसका जो रथ है उसमें 8 घोड़े हैं, तो बहुत फास्ट है। अ, आप स्पीड की बात करें तो राहु जो है वो इज वेरी वेरी फास्ट लाइक द माइंड इटसेल्फ। सो इस चंडाल बोला जाता है राहु को। और प्लानिटरी कैबिनेट की बात करें तो आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब राहु और केतु दोनों के लिए के सर्वेंट और सोल्जर आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाइड इफेक्ट है उनका। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे कोई लोग मिलके या फ्रॉम ऑल साइड्स थिंग्स आर वर्किंग, वो मल्टीप्लाइड इफेक्ट है। तो इसलिए भी आप बोल सकते हैं कि पूरा आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरली एक मेलेफिक प्लैनेट है राहु। जेंडर आप बोले तो फेमिनाइन है। कास्ट आउटकास्ट बोल सकते हैं या चंडाल बोल सकते हैं। डायरेक्शन जो है वो साउथ वेस्ट है। ये वैसे जो डायरेक्शन है ये आपको वास्तु रिलेटेड भी काम आएंगी। सो अगर प्लेसेस की बात करें तो जो एंट हिल्स हैं, या आप बोले जो दीमक का जो अगर घर आप बोल सकते हैं, तो उससे आप राहु को जोड़ के देख सकते हैं। ग्रेवयार्ड्स जो हैं उनसे आप राहु को जोड़ के देख सकते हैं। अगर आपको उपाय के तौर पे किसी को भेजना है तो माँ दुर्गा के टेम्पल के, क्योंकि राहु जो दुर्गति करता है उससे माँ दुर्गा ही बचा सकती हैं। तो माँ दुर्गा के टेम्पल आप किसी को भेज सकते हैं पूजा के लिए। या आप वैसे प्लेसेस की बात करें तो बुद्धिस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप को भी वैसे ट्रेडिशनली ज्योतिष जो है वो राहु से जोड़ के देखते हैं। अब राहु और केतु का वैसे तो कोई साइन है नहीं, या किसी साइन को रूल करते नहीं है, बट देन एक्वेरियस साइन का को लॉर्ड माना गया है राहु को। और कुछ लोग ऑल्दो वर्गो साइन का भी बोलते हैं, ऐसा कि कुछ अथॉरिटीज ऐसी है जो बोलते हैं कि वर्गो साइन को रूल करता है विद मरकरी। बट कुछ अथॉरिटीज ऐसा मानती है कि एक्वेरियस साइन को, तो आप ये मान सकते हैं कि एक्वेरियस का को लॉर्ड है। और वर्गो में भी एलिमेंट है राहु का, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो एक्सोल्टेशन साइन जो है वो राहु का इस टॉरस, और डेबिलिटेशन साइन जो है इस स्कॉर्पियो, बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू टॉरस। कुछ अथॉरिटीज ऐसा मानती हैं ज्योतिष में कि जेमिनाई साइन जो है वो एक्सोल्टेशन पॉइंट है राहु का। बट देन आप इन दोनों साइन को ही उस राहु के लिए स्ट्रॉन्ग प्लेसेस बोल सकते हैं कि जेमिनाई साइन एंड टॉरस साइन जो है उन दोनों को ही आप कंसिडर कर सकते हैं कि राहु जो है वो स्ट्रांग है। एनिमीज जो है वो सन एंड मून है, बिकॉज अब ये तो ग्रहण लगाने का काम करते हैं दोनों, राहु और केतु। और ग्रहण तो ल्यूमिनरीज पे ही लगता है, तो ये दोनों तो एनिमीज है ही फॉर श्योर। आप बाकी बोले कि एक ग्रुप है जो मरकरी सैटर्न वीनस जो ग्रुप है, वो इनका फ्रेंडली ग्रुप आप बोल सकते हैं फॉर राहु। बट देन किसी भी प्लैनेट के साथ होते हैं उसको अफ्लिक्ट तो करते ही करते हैं। तो अफ्लिक्शन तो कॉज करेंगे ही। जब आप इसको प्रेडिक्शन में यूज करेंगे तो कभी भी आपको राहु केतु एक्सेस में कोई प्लैनेट दिखेगा तो आपको ये आप सिंपल समझिए इस बात को कि वो अफ्लिक्टेड है ही प्लैनेट, या वो उस प्लैनेट को तो अफ्लिक्शन हुआ ही है, या उसके कारक तत्वों में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन तो आएगी ही बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राहु एंड केतु साथ में। अगर हम स्टोन की बात करें तो गोमेद
एक स्टोन है जो राहु के लिए पहनाया जाता है जनरली। अगर आप मेटल की बात करें तो लेड जो मेटल है वो आप राहु के लिए राहु से एसोसिएट करके भी देख सकते हैं, जैसे मरकरी से एसोसिएट करके भी देखा जाता है। अगर आप ग्रेन की बात करें तो जो काली उड़द की दाल है उसको आप बोल सकते हैं राहु के लिए। अगर काल पुरुष में आप बोल सकते हैं कि बोन्स को और टीथ को आप देख सकते हैं कि राहु का या राहु रूल करता है। आप रिलेशनशिप में बोले तो जो पैटर्नल ग्रैंडफादर है या आपके दादा जो है उनको राहु रूल करता है। 3 नक्षत्र रूल करता है, एक आर्द्रा, स्वाति और शतभिषाज। इन 3 नक्षत्रों को राहु रूल करता है। 18 साल की विंशोत्तरी दशा का पीरियड है। राहु की जो दशा है वो 18 साल की है, 120 साल की स्कीम में। अचानक होने वाली चीजों का कारक है, सडन हैपनिंग्स का कारक है, चलता हुआ काम रुक जाने का कारक है, तो जैसे चलते काम में रोड़ा अटकाने का कारक बन सकता है। हार्श स्पीच का कारक हो सकता है, फॉल्स हुड का कारक है, पाप का कारक है या सिंस का कारक है आप बोल सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल का भी कारक है। गैम्बलिंग, पॉइजन, इन सब चीजों का कारक है। वैसे तो टेक्निकल एजुकेशन भी दिखाता है, या आप बोलें कि अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड्स या न्यू टेक्नोलॉजी जो है या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको गवर्न करता है। अ, और आप वैसे बोलें तो वॉन्डरिंग इन फॉरेस्ट को भी दिखाता है राहु। डिजीजेस की बात करें तो किस तरह की बीमारियां दे सकता है, एक तो फोबिया दे सकता है अलग अलग तरह का। वीपिंग वुंड्स दे सकता है क्या, जिसको बहते घाव आप बोलें कि, जैसे पहले उपाय बताए जाते थे कि आप बोलें कि कोड़ी होते हैं, तो पहले कोड़ियों की सेवा करने का उपाय भी राहु का उपाय बताया जाता था। आजकल कोड़ी मिलते नहीं है क्योंकि कम हो गई है लेप्रेसी। मतलब अब वो एक बीमारी उतना ज्यादा लोगों को नहीं होती, बट लेकिन जो कोढ़ जिनको होता है आप उनको भी राहु से जोड़ के देख सकते हैं। तो कोड़ियों की सेवा करना भी एक उपाय, एक ट्रेडिशनल उपाय है राहु से जुड़ा हुआ। आप बोल सकते हैं कि बीमारियों की आप बात करें तो ट्यूमर्स हो सकते हैं। कैंसर को दिखाता है क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल है, सेल्स होता है, और राहु भी जो है वो एक्सपेंशन जो है उसको दिखाता है। स्किन डिजीजेस हो सकती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पुराने जमाने में स्नेक बाइट का आप बोल सकते हैं कारक है, था राहु, बट आज के जमाने में स्नेक बाइट उतना होता नहीं है। बट देन कंटेमिनेशन अगर आप बोलें तो उसका कारक राहु हो सकता है। जब स्ट्रांग है तो गेन्स हैं, आदमी को बहुत तरह तरह के और बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ दे सकता है। बर्थ ऑफ अ सन भी दे सकता है, मैरिज का कारक है, रिकग्निशन मिल सकता है इन फॉरेन लैंड। आप बोले कि टेक्निकल एजुकेशन भी हो सकती है आदमी की अच्छी, और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस भी दे सकता है। बेसिकली एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ आपको दे सकता है। और अगर वीक है तो मेंटल एगनी दे सकता है, लॉस ऑफ स्पाउस दे सकता है, सडन डिस्ट्रेस दे सकता है, इनक्योरेबल डिजीजेस दे सकता है, और लॉस ऑफ वेल्थ दे सकता है। इनफैक्ट आप बोले कि अगर राहु अफ्लिक्टेड है तो फ्री फॉल दे सकता है। कभी आप किसी पोजीशन पे हैं और उसके बाद एकदम ऐसे तख्ता पलट कर दिया, इस तरह का बिहेवियर है राहु का। तो एक काफी डिफिकल्ट प्लैनेट है टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड। बट देन एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंसेस जो राहु और केतु दे सकते हैं वो कोई और प्लैनेट नहीं दे सकता। और किसी प्लैनेट में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस तरह की ग्रोथ दे पाए या उस तरह के एक्सपीरियंसेस दे पाए जो राहु और केतु दे सकते हैं। तो हमेशा खराब नहीं है, ऑल्दो बदनाम है ज़्यादा, लेकिन हमेशा खराब नहीं है। आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आदमी की लाइफ एंड डेथ में भी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप अगर देखेंगे चार्ट में बहुत
इनका होना चार्ट में इनकी एक अपनी एक बहुत खास इंपॉर्टेंस है। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि हम कैसे देखते हैं इनको। नेक्स्ट इज केतु। तो केतु, अब क्योंकि वो नीचे का बचा हुआ धड़ और जिसके पास सर नहीं है, तो बेसिकली आप बोलें कि उसका जो टेम्परामेंट है वो मार्स जैसा है। तो कुजवत अ, केतु मतलब कुजा जैसा केतु, तो कुजा मार्स को बोला जाता है। तो केतु जो है वो थोड़ा मार्स जैसा है। राहु जो है वो सैटर्न जैसा है, आप बोल सकते हैं। तो केतु जो है वो बेसिकली एक वॉरियर आप बोल सकते हैं उसको। तामसिक है नेचर में, शैडोई प्लैनेट है ऑफ कोर्स। नाउ केतु हैज अ कंप्लेक्शन जो आप बोलें विच इज लाइक दैट ऑफ अ स्मोक, मतलब धुएं के जैसा उसका कंप्लेक्शन, या धुएं से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। और उसका जो व्हीकल है वो वल्चर या गिद्ध जो है वो उसका व्हीकल है, या उसके ऊपर चढ़ के घूमता है ऐसा माना जाता है माइथोलॉजिकल स्टोरीज में। और मेस उसका वेपन है। तो मतलब पॉइंटेड, आपने देखा हो मेस जो इस तरह का होता है जो जिससे खेत में लोग कटाई करते हैं जिस वेपन से, उससे उसको आप जो शार्प पॉइंटेड वेपन है उससे आप जोड़ के देखते हैं। फियर्स है ये प्लैनेट, और आप बोले कि इंटेलिजेंट है, विंडी है। और अगर आप उससे जुड़े कपड़ों की बात करें या उसको खद्दर जैसा है, या जैसे मल्टीपल छेद वाला जो अगर गारमेंट आप बोले, या छेद छेद वाला गारमेंट आप बोले, तो वो उस तरह के कपड़ों में कपड़ों से रिप्रेजेंट होता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे राहु और केतु का एक डिफरेंस, तो जो राहु रूल्ड आदमी है वो आपको बहुत ऐसा दिखेगा, एक्स्ट्रावेगेंट सा दिखेगा, बहुत अपना ध्यान रखेगा, या वो अपने किस तरह के कपड़े या अपेरेंस का उनको बहुत ख्याल है। लेकिन केतु आपको अगर दिखेगा किसी में प्रोमिनेंट, तो वो उस आदमी को आपको ऐसा लगेगा जिसको होश ही नहीं है अपना, कि वो किस तरह के कपड़े पहने हैं, कैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इस सब चीज़ों का थोड़ा होश उसको कम है, या उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है खुद को बेहतर दिखाने में। केतु भी सोल्जर और सर्वेंट्स की आर्मी को दिखाता है अगर हम प्लानिटरी कैबिनेट की बात करें तो नेचुरली एक मेलिफिक प्लैनेट है। बाय जेंडर यूनूक है, आप बोल सकते हैं मिक्स्ड है। कास्ट की बात करें तो कास्ट भी मिक्स है। बेसिकली योगियों को दिखाता है, या आप बोले कि फकीरों का प्लैनेट है। ऐसे लोग जिनको कुछ चाहिए नहीं, जो जो सन्यासी हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है केतु। स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी देता भी है, पर देन स्पिरिचुअलिटी देने का मतलब ये है कि वो मटेरियल चीज़ों से डिटैच भी करता है आपको। और जो रिलेशनशिप्स, जो भी चीज़ें आपको कंफर्ट देती हैं, उन सब चीज़ों से डिटैच करने का काम करता है। डायरेक्शन अगर हम बात करें तो वैसे साउथ वेस्ट है, और मॉडर्न डे वास्तु में अगर हम बात करें तो साउथ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो केतु से जोड़ के देखी जाती है। प्लेसेस की बात करें तो भैरव का जो मंदिर है वो आप केतु से जोड़ के देख सकते हैं, या किसी को भेज सकते हैं भैरव मंदिर पूजा के लिए। और बाकी दूसरी प्लेसेस की बात करें तो जो क्रेविसेस ऑफ टर्माइट्स है या फॉरेस्ट है, वो आप बोल सकते हैं कि जैसे जंगल में लोग जाते हैं जो संन्यास लेते हैं, वो ये जगहें आप केतु से जोड़ के देख सकते हैं। स्कॉर्पियो साइन आप बोल सकते हैं कि ओन साइन भी है केतु का, उसमें एक एनर्जी है जो केतु जैसी एनर्जी है। और एग्जॉल्टेशन साइन भी केतु का स्कॉर्पियो ही है। और क्योंकि स्कॉर्पियो अगर एग्जॉल्टेशन साइन है तो उसके ऑपोजिट साइन में विच इज टॉरस, वो डेबिलिटेट करता है या डेबिलिटेशन में आ जाता है। कुछ अथॉरिटीज एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि सैगिटेरियस मूल त्रिकोण साइन है केतु का, बट देन आप अ, खाली स्कॉर्पियो साइन को ही अगर केतु का ओन साइन लेके चले तो ज्यादा बेटर है। वीनस सैटर्न मरकरी वो एक फ्रेंडली ग्रुप है राहु एंड केतु का, बट सन एंड मून अगेन एनिमीज हैं।
जुपिटर जो है वो न्यूट्रल है विद या फॉर केतु। एक स्टोन कैट्स आई जिसको लहसुनिया बोलते हैं, तो वो पहनाया जाता है केतु के लिए। अगर हम ग्रेन की बात करें तो एक वो कुल्थी की दाल होती है, वो या हॉर्स ग्राम बोलते हैं, वो उस ग्रेन का आप दान भी करा सकते हैं, या दान मोस्टली कराया जाता है जब इन प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो, या इनका उपाय कराने के लिए। और आप अगर बाकी ये देखें कि 7 साल की दशा होती है केतु की, जो महादशा पीरियड जो है वो 7 इयर्स का है। जैसे कि मार्स का 7 साल का पीरियड है, उसी तरह केतु का भी 7 साल का महादशा पीरियड है। 3 नक्षत्रों को रूल करता है, एक अश्वनी नक्षत्र को, जो कि ऑब्वियसली जो पहला नक्षत्र है, मघा और मूला, ये 3 नक्षत्रों को अ, केतु रूल करता है। टेम्परामेंट की बात करें तो हार्श है, क्रूअल है। एलिमेंट की बात करें तो विंडी है, और जीवा लिविंग बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। आप रिलेशनशिप की बात करें तो मटरनल ग्रैंडफादर को या आपके नाना को रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ट में। तो अ, बाकी के कारक तत्व जो है वो आप बोल सकते हैं कि मोक्ष का प्लैनेट है, नॉलेज का प्लैनेट है, या नॉलेज ऑफ मंत्र तंत्र, या जितनी भी अकल्ट प्रैक्टिसेस है उन सबको केतु रिप्रेजेंट करता है। आप कोई भी मारण तारण विद्या आपको या अलग अलग तरह की सिद्धियां, वो सब जो है वो केतु का डोमेन है। जितनी सीक्रेट लर्निंग है वो केतु का डोमेन है। पिलग्रिमेजेस पे जाना भी केतु का कारक तत्व है, आप बोल सकते हैं। या फिलोसफिकल बनाना किसी को, वो केतु का प्रभाव है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ किसी को लीड करना इस कारका ऑफ केतु ओनली। फोर फादर्स को दिखाता है, या आप बोलें कि आपके एंसेस्टर्स को दिखाता है। बेसिकली आपकी रूट्स जो है उनका कारक है केतु। अगर डिजीजेस की हम बात करें तो केतु जब अगर कोई बीमारी देता है तो वो पकड़ में ही नहीं आती है किसी के कि वो बीमारी है क्या। वो केतु की दी गई बीमारी तो इतनी डिफिकल्ट है टू फाइंड आउट कि प्रॉब्लम क्या दी है, कि क्या हुई है आदमी को। आदमी को लग सकता है कि वो बीमार है, लेकिन वो बीमारी पकड़ में आना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की कोई बीमारी दे सकता है। क्रॉनिक डिजीज दे सकता है फ्रॉम अननोन कॉज, जो पता नहीं है, जो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि क्यों हुई है बीमारी हमको मालूम नहीं, तो लेकिन क्रॉनिक डिजीज दे सकता है। कोई एपिडेमिक दे सकता है, टीबी जैसी बीमारी दे सकता है, और मेंटल इंस्टेबिलिटी भी दे सकता है। अगर स्ट्रांग है तो आप बोलें कि आदमी मिस्टीरियस है, सीक्रेटिव है, मोक्ष अटेन कर सकता है, या डिटैच्ड हो सकता है मटेरियल वर्ल्ड से, और स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ सकता है। फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड हो सकता है आदमी का, डिटैचमेंट बहुत इजीली ले सकता है, जो कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत हेल्प करती है। नॉलेज है उसको मंत्र की, या मंत्रों की नॉलेज ले सकता है। अकल्ट प्रैक्टिशनर बन सकता है, पिलग्रिमेजेस पे जा सकता है, टेक्निकल लैंग्वेजेस सीख सकता है बहुत सारी। या आप बोलें कि अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कोडिंग एज अ लैंग्वेज, जो अगर जो कोड लिखने की बात है, उस आप उस कला को आप बोलें तो वो केतु का डोमेन है। सॉफ्टवेयर एज अ होल आप बोल सकते हैं कि राहु का डोमेन है। तो सॉफ्टवेयर आपका यूआई यूएक्स, वो जो है वो राहु का डोमेन है, बट देन जो कोड लिखा गया है, जो लैंग्वेज है, वो केतु का डोमेन है। और फिजिशियंस को भी रिप्रेजेंट करता है, या जो हीलर्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। अगर मेलेफिक है, या आप बोले कि अफ्लिक्टेड है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकती है ऐसे टाइम पे, या ऑपरेशन हो सकता है। इंजरीज हो सकती हैं अलग अलग तरह की, पेन कॉज कर सकता है, ट्रबल फ्रॉम एनिमीज या दुश्मनों से आपको परेशानी हो सकती है ऐसे टाइम पे। और ऐसी बीमारी हो सकती है जो डायग्नोज ना हो आसानी से। तो ये कुछ तकलीफें हैं केतु के साथ। बट देन केतु
जो है वो, अब जैसे जेमिनी ऋषि ने केतु को सदैव ही एक अच्छा प्लैनेट या सात्विक प्लैनेट बोला, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लीड करता है इंसान को और मटेरियल लाइफ से दूर करता है। बट देन अब नॉर्मल मटेरियल लाइफ में जिस तरह की कुंडलियां आपके पास आएंगी या जिस तरह की कुंडलियां हम देखते हैं, लोगों को तो मटेरियल बेनिफिट चाहिए, और ज्योतिष के पास लोग जाते हैं कि मटेरियल बेनिफिट्स हमको हो नहीं रहे हैं, हमको मटेरियल बेनिफिट्स कैसे हों। चाहे वो रिलेशनशिप का बेनिफिट हो, चाहे वो मैरिज की बात हो, चाहे आप बात करें कि वेल्थ की बात हो, या किसी भी तरह की अटैचमेंट की बात हो। तो केतु जो है वो उन सब चीज़ों को पसंद करता नहीं है, तो वो एक अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक बात है। और मटेरियल सेंस को या अटैचमेंट को या ग्रीड को वो सपोर्ट करता नहीं है प्लैनेट। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है टू हैंडल, क्योंकि लोगों को जो चाहिए वो देना चाहता नहीं है। और वो जब दशा में आता है तो लोग बहुत कुछ ट्राई करते हैं, अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स में इंडल्ज करते हैं, और कुछ वर्कआउट नहीं होता है, अलग अलग तरह के काम में करने की कोशिश करते हैं, बट देन काफ़ी पीड़ा लोगों को होती है केतु के पीरियड में। सो ये बेसिकली हमने एक अपने प्लैनेट्स कंप्लीट किए हैं। हमने पहले ओवरव्यू लिया था इन प्लैनेट्स का, अभी हमने थोड़ा सा डिटेल में बात करी है इन प्लैनेट्स के ऊपर, हमने राशियां करी हैं लास्ट क्लास में, और अब हम थोड़ा प्रिडिक्शन की तरफ बढ़ेंगे कि प्रिडिक्शंस कैसे करते हैं। तो बट देन वील टच दैट इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में तो नहीं, लेकिन हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात जरूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर जब किसी चीज का दान करते हैं तो वो प्लेनेट स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि कुल्थ की दाल का किया तो आपका वो प्लेनेट स्ट्रांग होगा। सर क्या है कि जब आप किसी, देखिए क्या है, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्या चलती है इसमें ना, बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलते मिलेंगे कि जो प्लैनेट खराब है उसी का दान करो, और जो जी प्लैनेट अच्छा है उसका दान मत करो। जी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप किसी भी प्लैनेट का दान कर सकते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं। दान करने से ना प्लैनेट की एनर्जी जो है वो प्योरीफाई होती है। अगर हम कुल्थ की दाल खा भी रहे हैं और कुल्थ की हाँ दाल ठीक है, डोनेट भी कर रहे हैं तो खाना नहीं है उस वक्त। अगर आप डोनेट कर रहे हैं और खा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई प्लैनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जी अगर कोई प्लैनेट ऑपरेट कर रहा है उस समय, जी। तब आपको अवॉइड करनी है ऑफ कोर्स। क्योंकि हाँ। अगर एक प्लैनेट ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है दशा में और आपको प्रॉब्लम दे रहा है, और उससे जुड़ा हुआ एलिमेंट अगर आप बढ़ाएंगे अपनी बॉडी में, अच्छा कंज्यूम करेंगे तो बढ़ेगा वो। तो ऑब्वियसली आप अपने अंदर वो तत्व बढ़ा रहे हैं ना उस प्लैनेट का जो आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम दे रहा है। तो ओके। आपको अपने अंदर वो उसका तत्व नहीं बढ़ाना है। तो जैसे जब मेलेफिक्स ऑपरेट करते हैं तो आप कोशिश करिए कि तामसिक ऑलरेडी है वो नेचर में, जी एंग्जाइटी वो आपको देगा ही देगा प्लैनेट अपनी दशा में। तो अगर कोई तामसिक प्लैनेट ऑपरेट कर रहा है तो एंग्जाइटी आपको नेचुरली दे सकता है, एजिटेटेड रख सकता है, आपको फ्रस्ट्रेटेड रख सकता है। अगर आप ऐसे टाइम पे तामसिक भोजन कंज्यूम करेंगे जी। तो आपके अंदर ये एलिमेंट गुस्सा, एजिटेशन, एंग्जाइटी ये बढ़ेगा ही। तो अगर आप कोशिश करेंगे ऐसे समय पे थोड़ा सात्विक भोजन लें तो जी ज्यादा बेटर है। लेकिन क्या होता है कि जब कोई प्लैनेट ऑपरेट कर रहा है जी और वो तामसिक है नेचर में, जी तो आदमी का इंक्लिनेशन हो जाता है टुवर्ड्स तामसिक फूड। तो ऐसा मंगल की दशा चलेगी, आदमी का ज्यादा नॉनवेज खाने का मन करेगा। जी। तो और हालांकि आदमी को अवॉइड करना चाहिए नॉनवेज खाना ऐसे टाइम पे, या उतना ही खाए जितना वो बर्न कर सकता है, जितनी एनर्जी। क्योंकि जो आप फिजिकल एनर्जी में आप बर्न कर नहीं सकते हैं वो एंग्जाइटी के रूप में बाहर आएगी। एक आपने सिचुएशन बताई जब, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, कि शनि को जो मून जो है वो ट्रबल कर सकता अफ्लिक्ट करता है, हाँ जी। है ना, ट्रबल कर सकता है। और शनि मुझे ट्रबल कर रहा है तो बिल्कुल मैं ठीक है। मून को भी स्ट्रॉन्ग करूं ताकि थोड़ा सा वो शनि नहीं पर नहीं, ट्रबल ऐसा नहीं करे। है। आपको ये देखना है, अभी हम उन प्रिंसिपल्स पे आएंगे जी जी कि कौन से प्लैनेट्स को आपको ठीक रखना है और जी कौन से प्लैनेट्स से आपको बच के रहना है, जी। ठीक हर चार्ट के बेसिस पे। है। जी अब अभी जो आपने हमने बात करी है
जी वो नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मेलेफिक्स की बात करी है जी कि नेचुरली कौन सा प्लैनेट बेनिफिक है और जी नेचुरली कौन सा प्लैनेट मलेफिक है। ठीक है लेकिन जब हम चार्ट रीडिंग करते हैं तो जी चार्ट रीडिंग में हर चार्ट के लिए कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो बेनिफिक हैं और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो मेलेफिक हैं ओके उस अंडरस्टूड पर्टिकुलर चार्ट के लिए। सो एक तो हमें पता लग गया कि बेनिफिक प्लैनेट्स हैं जिसको आप बोले नेचुरल बेनिफिक्स हैं। जी करेक्ट। ये कौन कौन से हैं नेचुरल बेनिफिक्स, जुपिटर अगर आप लोग कंट्रीब्यूट वीनस करना चाहें तो? जुपिटर। मून मतलब पार्शली बट मून भी है नहीं नहीं, आप बेनिफिक ही लेंगे मून को। जुपिटर, वीनस, वीनस, वीनस सन, मरकरी। मून, मरकरी, ये नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। इनको यूज कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। और फिर हम बात कर रहे हैं फंक्शनल। सन नहीं आएगा सर इसमें? नहीं, नहीं वो मेलेफिक हो गया। सन, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु, ऑफ कोर्स। अब जो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, ये जो हाउसेस हैं आपके चार्ट में 1, 5 एंड 9, ये सदैव इनके जो लॉर्ड्स हैं ये शुभ है। फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड, ये फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं आपके चार्ट के। कुछ भी हो जाए, ये जो प्लैनेट है, फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड, किसी भी कंडीशन में ये आपका भला ही चाहते हैं। अब हम बात करें कि फंक्शनल मेलेफिक्स कौन से हैं। फंक्शनल मेलेफिक्स वो प्लैनेट हैं जिन्होंने जिम्मा लिया है आपको पीड़ा देने का। ठीक। तो वो प्लैनेट्स है थर्ड का लॉर्ड। थर्ड हाउस की बात नहीं हो रही है यहाँ, थर्ड लॉर्ड की बात हो रही है। तो जो भी राशि आती है इस घर में, उसका लॉर्ड जो बनता है। अगर हम काल पुरुष की बात करेंगे तो यहाँ मरकरी बन जाएगा। मतलब अगर हमने इसको एरीज लगना को लिया कि एरीज लग्न में मरकरी जो है वो थर्ड लॉर्ड बनेगा, सिक्स्थ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। सो ये जो तीन प्लैनेट हैं, इनको जिम्मा मिला है आपको थोड़ा परेशान करने का। इसमें आप एट्थ लॉर्ड भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज एट्थ, ऑल्दो इट इज अ न्यूट्रल हाउस और इट इज सीन एज अ न्यूट्रल हाउस, या इसका जो लॉर्ड है उसको न्यूट्रल माना गया है कि एट्थ का जो लॉर्ड है वो न्यूट्रल प्लैनेट है चार्ट का। बट क्योंकि इसके पास जिम्मा है पीड़ा का, अब जहां पे भी बैठेगा वहां से जुड़ के पीड़ा देगा आपको, तो इसलिए इसको आप मेलेफिक में ले सकते हैं, क्योंकि इसका काम है आपको थोड़ा पीड़ा देना, दुख देना या सौरोज देना। तो इसलिए भी हमने इसको लिया है, लेकिन इसको वैसे जनरली न्यूट्रल माना जाता है। सेकंड का जो लॉर्ड है वो एक न्यूट्रल प्लैनेट है। ट्वेल्थ का लॉर्ड जो है वो अपने आप में एक न्यूट्रल प्लैनेट है। वो किन के साथ बैठे हैं ये प्लैनेट्स, वो डिसाइड करेंगे कि ये कैसा फल देंगे। 1, 5, 9, इनको त्रिकोण आप बोल सकते हैं या ट्राइन हाउसेस हैं। इनको लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं कुंडली में। आपने न्यूट्रल कौन से बोले, ट्वेल्थ एंड सेकंड? सेकंड एंड ट्वेल्थ, ओके उनके जो लॉर्ड्स हैं आप उनको न्यूट्रल ले सकते हैं। एंड एट्थ लॉर्ड इज ऑल्सो, ये एट्थ भी आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रल है। बट देन मैंने मेलेफिक में लिया है, या मेलेफिक में आप इसलिए ले सकते हैं क्योंकि उसका काम ही है पीड़ा देना। तो जहां जाएगा वहां पीड़ा देगा ही, उसका नेचर है उस हाउस का पीड़ा का। पेन एंड सोरोस का हाउस है, ऑल्दो लॉन्जेविटी का भी हाउस है, बट देन पेन और सोरोस तो है ही। सो कोई एग्जांपल्स, जैसे मान लेते हैं आएंगे असेंडेंट आएंगे वर्गो। सर, आएंगे ओके एग्जाम्पल पे आएंगे अभी। बहुत सारी, बहुत समय आपका हमारा साथ में। तो ये 1, 4, 7 एंड 10, ये केंद्र पोजीशन है। 1, 4, 7, 10 ओके। ठीक है। इनको आप विष्णु स्थान भी बोलते हैं चार्ट में, दे आर कॉल्ड विष्णु स्थानास। तो विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान ये पॉजिटिव हाउसेस हैं घर चार्ट के। बट नाउ हम जब प्लैनेट्स की बात करते हैं कि बेनिफिक प्लैनेट्स कौन है चार्ट के, तो वो है 1, 5 और 9। ये फिफ्थ हाउस है। तो 1, 5 और 9 के जो लॉर्ड्स हैं ये सदैव ही बेनिफिक है, या ये चार्ट के लिए
एज सेवर्स, ये एज सेवियर्स काम करते हैं, या आप बोलें कि ये चार्ट ये आपकी लाइफ इंप्रूव करने का काम करते हैं। इनके लॉर्ड, केंद्र लॉर्ड्स को आप न्यूट्रल लेते हैं, कि केंद्र लॉर्ड जो है वो न्यूट्रल है। ओके, 1 4 7 एंड 10। ओके, 1 4 7 10 के लॉर्ड्स। की लॉर्ड न्यूट्रल है, ठीक है। बट देन आप इसमें फर्स्ट को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। लग्न लॉर्ड है जो फर्स्ट लॉर्ड, ये तो पूरे चार्ट का ही प्रोटेक्टर है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, ये सस्टेनर है चार्ट का। तो ये दिस इज ऑलवेज अ बेनिफिक प्लैनेट। ओके। फिफ्थ इज ऑल्सो बेनिफिक एंड नाइन्थ लॉर्ड इज ऑल्सो बेनिफिक। तो ये तीन फंक्शनल बेनिफिक्स हैं, हम्म। और ये तीन फंक्शनल मेलेफिक्स हैं, और इसमें हमने एट्थ को भी जोड़ा हुआ है वैसे। तो आप बोल सकते हैं कि ये 3 6 एंड 11, इनको त्रिषडाया भाव बोलते हैं। 3 6 11, इनको त्रिषडाया भाव बोलते हैं चार्ट में, और इनको आप फंक्शनल मेलेफिक्स बोल सकते हैं। इनको यूज कैसे करते हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। ओके। ठीक है। तो अब ये जो प्लैनेट्स हैं, आप इनको आपके चार्ट के, ये चाहे बेनिफिक हो चाहे मेलेफिक हो। अब ऐसा हो सकता है कि सैटर्न जो है वो एक नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन अगर हम एक ऐसे चार्ट की बात करें जैसे टॉरस लग्न का चार्ट है, जिसमें पहले घर में 2 नंबर राशि है, तो इस तरह के केस में सैटर्न जो है वो एक एक्सट्रीमली गुड प्लैनेट हो जाता है इस चार्ट का। नेचर तो वो नहीं बदलेगा अपना, हम्म। नेचर तो उसका मलेफिक ही है। काम करने का तरीका तो उसका आपको, मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रेस नहीं देगा या परेशानी नहीं देगा, हम्म। लेकिन इस जातक के लिए वो हम्म। हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देगा। ओके। बिकॉज इस में तो वो दो अच्छे हाउसेस को रूल कर रहा है, एक लक्ष्मी स्थान को और एक ये लक्ष्मी स्थान को और विष्णु स्थान को। तो ये एक योग कारक प्लैनेट हो जाता है चार्ट का। ओके, 1 5 9 इज लक्ष्मी स्थान। हम्म। ओके, अब वन अंडरस्टूड। फाइव नाइन को जो रूल करते हैं प्लैनेट्स, ओके। दे आर बेस्ट प्लैनेट्स ऑफ अ चार्ट। ओके। सर, और जैसे कि राशि अलग हो जाते हैं और जो हमारा लगन लोड है वो अलग हो जाता है, तो उसमें क्या होता है सर? तो आपका जो चार्ट का लगन लॉर्ड है वो आपके चार्ट का बेस्ट प्लैनेट है। और राशि अलग है सर, लगन लोड अलग है, और दोनों अपोजिट हो जाए तो? कोई बात नहीं, वो तो अब नेचर ही तो डिसाइड कर रहे हैं सिर्फ। जब चार्ट रीडिंग में या आपकी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आप जो सस्टेनर है चार्ट का, वो तो लग्न लॉर्ड है। ओके। तो लग्न लॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और सर, अगर किसी के लगन में ही राहु या केतु बैठे हो तो? तो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम, अभी धीरे धीरे आगे आगे चलेंगे ना, आप आगे जंप करोगे तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस की हम बात कर सकते हैं, और डिस्कशन वो खत्म नहीं होएगा कभी। बट देन राहु केतु आते हैं तो उनका अपना एक इफेक्ट आता है, आदमी की पर्सनैलिटी में उनका इफेक्ट आता है। तो अगर आप बोल सकते हैं कि राहु जिस भी भाव में होगा, उस भाव से जुड़ के आपको आदमी की लाइफ में राहु के कारक तत्व दिखेंगे। तो अगर फर्स्ट हाउस में राहु है तो आदमी सेल्फ ऑब्सेसिव हो सकता है, ऐसा आदमी। और अगर केतु है फर्स्ट हाउस में, तो उसको होश ही नहीं है अपना, ना या वो अपना ध्यान रखता है, क्योंकि केतु तो डिटैचमेंट का कारक है। लेकिन उसके वो ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसके लिए ना आपको राशि भी देखनी है जिसकी राशि में बैठे हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि राहु और केतु जिस घर में बैठते हैं ना, उसके लॉर्ड बन के बैठते हैं। तो आप ये माने कि वहां पे वो आधे पत्ते जमाते हैं अपना, तो उसके लॉर्ड की तरह बिहेव करते हैं, तो उस हाउस का तो रिजल्ट देते हैं। बट देन जिसकी राशि में बैठते हैं उसका रिजल्ट भी देते हैं ये। जैसे अगर ये 2 नंबर राशि है, तो ये वीनस जिन हाउसेस का लॉर्ड है इस चार्ट में, तो उसका भी रिजल्ट देगा आपको, और राशि का प्रभाव भी आएगा। तो धीरे धीरे चलेंगे आगे, आपको आने लगेगा समझ, डोंट वरी। और किसी का कोई सवाल है? सर, एक डाउट मार्क्स के रिलेटेड था। आपने बताया कि फर्स्ट फोर्थ एथ और ट्वेल्थ में मार्क्स खराब है। मैंने ये नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है। बात यह है कि क्योंकि मार्स एक कन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट है, एक अग्रेसिव प्लैनेट है, ट्रेडिशनली पंडित उसको खराब लेते हैं उन घरों में। तो सेवेंथ हाउस में भी खराबी मानते हैं, या क्योंकि सेवेंथ सेवन्थ हाउस को हाउस भी में भी मांगलिक ही खराब ही माना मान है। सकते हैं आप, क्योंकि पार्टनर से या पार्टनर के लिए झगड़ा हो सकता है आदमी का। बट देन उस और भी तरीके देखने के, ऐसा नहीं कि हमेशा खराब ही करेगा। आप
कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। किस किन हाउसेस का लॉर्ड है वो आपको देखना जरूरी है। तो वो धीरे धीरे हम ऑन मेरिट बात करेंगे ना, सिर्फ डॉगमेटिक एक तरीका होता है ना कुछ चीज़ों को लगाने का कि खराब ही है, तो ऐसा नहीं है कि किसी घर में कोई प्लानट है तो खराब ही होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको चीज़ें आप समझ के लगाओगे लॉजिक तो आपको ठीक लगेगी या ठीक बैठेगी और आप चीज़ों को बेहतर समझ पाओगे। तो आपको पहले तो रोल समझना पड़ेगा प्लानट का। हाँ ये जरूर है कि जहाँ पे भी होगा, अब जैसे सैटर्न जहाँ भी होगा उस एरिया ऑफ लाइफ से पीड़ा आ सकती है आपको, क्योंकि उसका कारक तत्व है वैसा, सैटर्न का नेचर उस तरह का है। लेकिन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को तो कोई ना कोई पीड़ा आएगी ही लाइफ में, अगर लाइफ है तो कोई ना कोई पीड़ा का कारण तो बनेगा ही ना। और इसी तरह मार्स जो है, वो मार्स भी कॉन्फ्लिक्ट्स का या प्रॉब्लम्स ला सकता है आपकी लाइफ में, जिस भी एरिया में बैठेगा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स दे सकता है थोड़े। तो उसका एक नेचुरल कारक तत्व है, झगड़े का कारक बन सकता है, उस ओके एरिया सर, ऑफ थैंक लाइफ यू। में कॉरलसम हो सकता है आदमी। तो उनको जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आने लगेंगी चीजें, डोंट वरी। ऑल राइट देन, ओके सर, अगर थैंक किसी यू। और का कोई सवाल नहीं है सो विल रैप इट अप हियर, राइट। थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।